मैं आज की वेबिनार में स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम डेलीगेट्स। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन से प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। मैं गायत्री मंत्र स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी मनी मन अपना गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद हम अपने सरस्वती पुत्र श्री अजय अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित अजय सर अपना स्टार्ट सर। सर, सभी के बेनिफिट्स के लिए हर्ष सर का एक सवाल था कि जब हम कई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कई बार क्या करते हैं हम एक ट्रेडिशन को देखते हुए, एक सेफ्टी को देखते हुए अपने स्पाउस का नाम या किसी और का नाम ऐड कर देते हैं। उस केस में इनकम टैक्स से नॉर्मली नोटिस आता है कि इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया है, या इसके सेल के केस में कैपिटल गेन आपके ऊपर क्यों नहीं लगा जाए। तो उसमें क्वेश्चन ये होता है कि एक कंसेप्ट होता है ओनरशिप का। एक जॉइंट ओनरशिप होता है, सोल ओनरशिप होता है, और एक को ओनरशिप होता है। को ओनरशिप में मेरा रेशियो डिफाइंड है। अगर मैं सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को भी देखता हूँ तो उसमें बताया, क्योंकि इस केस में रेंटल इनकम भी अगर कोई इनकम आती है तो उसी प्रोपोर्शनेट होती है जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। मैक्सिमम केसेस में जो हिंदू ट्रेडिशंस है उसमें वाइफ का नाम ऐड कर दिया जाता है, या फादर का नाम ऐड कर दिया जाता है, मदर का नाम ऐड कर दिया जाता है, बट उनकी तरफ से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता है। और रजिस्टर जो रिपोर्टिंग करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, वो दोनों का नाम और दोनों का पैन नंबर, बिकॉज आजकल पैन नंबर एक मैंडेटरी हो गया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम करते हैं उसमें वो भेज देते हैं। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स का आ जाता है। उस केसेस के सभी नोटिस में मेरे हिसाब से केवल आप पूरा एक उसको लिखिए कि वो एक केवल एक सेक ऑफ द नेम के लिए वो नेम ऐड किया हुआ है, वो उसमें ओनरशिप नहीं है ना, उसमें उसमें ओनरशिप है। केवल सारा हस्बैंड जो भी इन्होंने जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनकी है, उनकी रिटर्न में रिफ्लेक्टेड है, उनके बैंक अकाउंट से पेड है, उनके उसमें टीडीएस भी उन्होंने 194 आईए में जो इन्वेस्टमेंट के समय अगर बनता तो उन्होंने काटा 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी दी है। इसी तरह सेल में भी है, अगर है तो सेल में भी हमें जिसका जो एक्चुअल ओनर है, जिसने फंड इन्फ्यूज किया है या जिसको हम करना है तो हम उसमें दिखाएं, या तो हम डीम्ड ओनर बनाए उनको 50% हमने उनको गिफ्ट करिए, इसके कारण बनिए। अगर नहीं, या जो भी परसेंटेज हमें दिखाना चाहिए नहीं है तो हम इसको दिखाएं। प्लस उनके केस में जो टीडीएस अपीयर हो रहा है वहां से उसको डिसोन करें, वहां पर हम दिखाएं कि नहीं ये टीडीएस से नहीं दूसरे में बिलोंग जाता है, उसका फीचर्स है जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं वहां पे, और अपने एड में उसको अदर्स वर्क करके उसके देश में कटा हुआ अपने रिटर्न में डालें, और मेरे हिसाब से वो रिजॉल्व हो जाता है। तो सर जैसे मान लीजिए कभी मान लीजिए बाई दी वे वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे बच्चे जी। वो, जी। तो उसमें जो परचेजर है जी। वो अपना टीडीएस काटेगा उनका। पर सिनेरी में दोनों का केस 50-50 काट लेंगे। दोनों का 50 काटेगा। जी। अब जब कि उसकी स्पाउस ने तो पेमेंट कुछ करा नहीं है, जी। तो वो जब उसका जो टीडीएस है फिर वो कैसे उसके में उसके सर मैं हस्बैंड वही वाले बता रहा हूँ, काटे। जो जो वाइफ का जो टीडीएस होगा उस केस में जो क्रेडिट होती है, क्रेडिट क्लेम जीरो करके इट बिलोंग्स टू अदर्स। वो एक फीचर्स है, अगर आप टीडीएस आप अभी भी खोल सकते हैं तो आप देखिएगा सर, उसमें कॉलम्स होता है और उसमें हस्बैंड का नाम डालिए, उनकी इनकम में ऑफर की है, उसका नाम और आधार नंबर देते हैं, और पूरा पूरा टीडीएस मैं अपने हस्बैंड के केस में सेम फीचर्स में उसमें आगे कॉलम होता है, वाइफ वाले को मैनुअल उसको इंपोर्ट करता हूँ। सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम में इंपोर्ट नहीं करता, मुझे मैनुअल पंचिंग करनी पड़ती है उस एक्सेल में। उसको लेके मैं अपने सॉफ्टवेयर में या आईटीआर की यूटिलिटी में डालता हूँ और 100% में वहां पर क्रेडिट क्लेम करता हूँ। हाँ, ये मैंने देखा है कि 143(1) की जो प्रोसेसिंग करता है सीपीसी, मैक्सिमम टाइम उसको क्रेडिट नहीं देता है, बट उसकी रेक्टिफिकेशन मूव करते हैं या मैं जुडिशियल असिस्टिंग ऑफिसर को करते हैं तो उसकी क्रेडिट मिल जाती है। बट स्पाउस के केस में जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा सर। जी। वही सब मेरा था कि जी। स्पाउस जी। का वो इन्वेस्टमेंट ही जी। नहीं जी, तो बट टोटल कैपिटल। अपने में इंक्लूड कीजिए, कोई उसमें इशू नहीं सर मेरे हिसाब से। लालचंद जी पूछिए सवाल। सर जी कह रहे थे कि जो अभी सर जी जो बता रहे थे, जी। तो थोड़ा बहुत स्पीड से बताते हैं, समझ में नहीं आया हमारे। थोड़ा 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 मतलब ये सर स्पीड बोलने की स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा। स्लो करना पड़ेगा सर। जी। हाँ। जी। मुझे थैंक यू सर, थैंक यू। सर बताइए इसमें किस पॉइंट से मैं दोबारा से इसको उठाऊं, कहां पर मैं इसको दोबारा से उठाऊंगा सर, बताइए सर, किस कौन सा पोर्शन नहीं आया, या शुरू से दोबारा से शुरू करूं, लालचंद जी क्या समझ में नहीं आई था आप पूछ रहे हैं। या मैं शुरू से ही दोबारा से शुरू करूं। फिर बताएंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी तो ठीक है, जो आगे बताएंगे थोड़ा मैं स्पीड स्लो रखेंगे तो मैं मजा सर आएगा। मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगा सर, आप कहें तो इसको दोबारा से जी मैं सर, शुरू करूं सर। हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस सर। जी सर। किसी और भाई को सवाल हो पूछते हैं ना।
जय सर, जी सर प्लीज सुन सर। पा रहे हैं मुझे? जी सर। सर मैं कह रहा हूँ हम लोग गुजरात हाई कोर्ट में चलेंगे कि कुछ आया है इसका एचआर की डेट? इसके सर डेट एक्सटेंशन की जी जी। अभी तो नहीं सर, अभी कोई भी नहीं सर। जो हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था उसी रात। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला था, बट अभी तक सर सभी की नॉलेज में अभी तक सीबीडीटी ने तो कोई इसको नोटिफाई नहीं किया है सर। हम लोग को वेट करना, मेरे को लगता है सर अब कितना वेट करेंगे। आज 25 तारीख हो गई, कल संडे है, कल आएगा नहीं, 26 तारीख तो हो ही जाएगी। तो जी जी जी। 3-4 रिटर्न ही है सर। ऑडिट एक मेजर इश्यूज था, कैसे? ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए सर। ऑडिट एक मेजर पेनल्टी थी, अदरवाइज तो कोई एक वो नहीं था सर उसका। ऑडिट्स को ही हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना था सर। रिटर्न तो जी बहुत सर ज्यादा वो तो। 5,000 रुपए की अदरवाइज लेट फीस है उसमें, ऐसा तो कुछ है नहीं, अनलेस कोई इसमें लॉसेस वगैरह हैं जिसको हमें कैरी जी फॉरवर्ड करना है। जी जी। जी सर। हर शहर अगर कोई इश्यू नहीं है तो मेरे को लगता है अंकित जी जीएसटी को ले सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के इश्यूज आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अंकित जी। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था, आप जब इनकम टैक्स के नहीं आते, अगर आपको लगे तो आप जीएसटी को एड्रेस करना शुरू कर दीजिएगा लोगों के, अगर अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स के जो अगर जीएसटी की कुछ इश्यूज हो तो। सर एक कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। चल रहा है जी, अब जो नया कैपिटल गेन आया है जी, जी तो सीधा कोई इंडेक्स कॉस्ट उसमें अलाउ हो नहीं रही। सर, उसमें उन्होंने केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रखा है। अगर कोई प्रॉपर्टीज खरीदते, प्रॉपर्टीज की फॉर्म में होते हैं और 1,425 से पहले की खरीद रखी है, तो उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या होता है उसमें? ऑप्शन तो एक्चुअली एक ही 12.5% से निकालना है, बट उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है। अगर मैं जिसको मैं ओल्ड रिजीम बोल सकता हूँ इंडेक्सेशन वाली, अगर उससे एक्सीड करती है तो ये वाली मेरी लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं जाएगी। एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं है, केवल ये टैक्स के ऊपर एक बैरियर है कि टैक्स मेरा उससे एक्सीड नहीं करेगा। और उसके बाद मेरे 12.5 जो नई प्रॉपर्टी जो मैं उसके बाद कर रहा हूँ, अदरवाइज तो विदाउट इंडेक्सेशन मैं कर रहा हूँ। करने का तरीका तो वही है, बट उसमें जो एक ऑप्शन होता है वो ऑप्शन मेरे को नहीं मिलेगा। ये केवल लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अवेलेबल है। एक्चुअली में क्या है कि आदमी को प्रॉपर्टी खरीदता है तो जी उसकी मेंटेनेंस भी करता है। बहुत सी बार होता है क्या है कि जैसे खेतों में तो आउटर एरिया में होती है, तो लोग बाग क्या होता है कि रात को मिट्टी खोद कर ले जाते हैं। जी। अब पता पड़ता नहीं, जब ये तो पॉसिबल है नहीं कि आदमी शहर में रह रहा है या मान लिया आउट ऑफ सिटी रह रहा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है सर। और वो रात को होती है मिट्टी की खुदाई जो होती है, भराव करने वाले जो होते हैं, जी तो वो लोग जब कहीं भी प्लॉट खाली देखा, उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसका मालिक यहाँ पे नहीं रहता, आसपास रहता, तो मिट्टी में रहता। अब जी फिर वो हाँ आदमी आता है, फिर आके दोबारा भराव करवाता है, अपना उसमें इन्वेस्टमेंट सर। करता है। सर उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में, अगर उसका प्रूफ है और उसका पेमेंट अब का तो अलाउ नहीं हो रहा साहब, अब तो अलाउ नहीं हो रहा ना 23 जुलाई 2024 से। एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ जी। कॉस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ तो हो रही इम्प्रूव है सर। नहीं अब नहीं हो रही अलाउ 23 जुलाई 2024 से। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अलाउड है सर। सर एक सर नहीं मैं मैं एक बार फिर भी देख लूंगा सर, एक बार फिर भी देख लूंगा सर। इस बार हमने की है सर, एक दो 23 रिटर्न 24 फाइल 25 की में है। भी किए, 24-25 हाँ में भी किए सर। जी। जो सर मतलब सर प्रॉपर्टी सर सेल उसमें आउट क्या, थी बाद हाँ, में। क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव दो जगह दे दी। जो इनिशियल वाला पेमेंट था उसमें हम दिखाते थे तो वो हमें अलाउड नहीं करता था। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर मैं उस वाले पोर्शन में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डालूंगा तो वो मेरा डिसअलाउड कर देगा, केवल वो हाँ ओरिजिनल कॉस्ट को लेगा। बट जो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल इम्प्रूवमेंट कॉस्ट वाले में जाके मैं क्लेम करूंगा वो तो मैं करूंगा सर। वो अलाउ हो जाएगी। सर सर मतलब ऐसे मैंने सब आज ही कंपटीशन बनाई है सर, इसमें आज ही दिखाया है आज। सर मैं इस कंप्यूटेशन को आपको मना नहीं करूंगा। आप इसका मेरे को, आप इसका जहाँ बनाते हैं एनी डेस्क पे आप ले लीजिएगा मुझे। उसमें जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले पोर्शन में नहीं डाल दी होगी। उससे थोड़ा बहुत कम हो तो कर देखो, रहा है। क्योंकि सर आ गया ऐसे तो जो भी हम प्रॉपर्टी मान लो कोई प्लॉट लिया, मकान बना के बेचेंगे तो इम्प्रूवमेंट में तो दिखाएंगे उसे 4 साल बाद उसकी बनाते कॉस्ट हैं। को। अगर हम 4 साल बाद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर, लेट से 5 साल बाद कर रहे हैं, 10 साल बाद कर रहे हैं, तो वो जी जी ओरिजिनल जी। कॉस्ट में तो आएगा ही नहीं सर वो, क्योंकि उसमें बस तो फीचर्स ही नहीं है सर उसमें। तो वही अलाउ तो होगी सर सर, उसमें कोई डिसअलाउ का मतलब ही नहीं है उस चीज का। लिख के आ गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, indexation is not allowed and consequently capital gain has to be calculated without तो वो indexation at a rate of इंडेक्सेशन में डालते हैं ना सर, 12%। इंडेक्सेशन में नहीं डलेगी, एक्विजिशन में नहीं डलेगी वो।
हाँ सर सर एक्विजिशन वाले कॉलम में डाल दी वो हर सर इम्प्रूवमेंट मीटर। मुझे लगता है आपने डिटेल ऑफ कॉस्ट के जो पहली तो ओरिजिनल कॉस्ट डाली होगी, उसमें डिटेल ऑफ कॉस्ट और भी होती है, उसी में आपने डाल दी होगी, वो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट में जानी चाहिए। उसमें दो कॉलम होता है, एक लेफ्ट में होता है कि डिटेल ऑफ कॉस्ट, दूसरा होता है डिटेल ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर डिटेल ऑफ इम्प्रूवमेंट में डालिए, इसको चेंज करके आप खुद ही देखिएगा, मेरे हिसाब से वो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अब मेरे को एनी डेस्क पे ले लेना सर, नहीं तो मैं देख ले कोशिश करूंगा सर। वैसे ये मना नहीं है सर, अभी अलाउड है ठीक सर। जी जी, ठीक। नहीं ना, मतलब इंस्टॉलमेंट पे जो पेमेंट जा रहे हैं, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट जा रहे हैं, तो उसमें तो फर्स्ट पेमेंट तो ऑलमोस्ट 10% से भी कम होती है, उसके बाद सारा इंप्रूवमेंट की फॉर्म में जा रही है सारी वो। ये लालू तो बताया नहीं क्या होगा भी आदमी। हाँ कैसा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में लगता है, पैसे लगते हैं, आदमी मेंटेन करता है अपनी प्रॉपर्टी हाँ सर, हाँ बहुत से लोग करते क्या था कि प्रॉपर्टी को जैसे प्लॉट लिया, उसको फिर बाउंड्री वॉल करा के उसकी सिक्योरिटी के लिए सर का बाउंड्री पोजीशन पर है गेट लगा कर रख दिया, उसमें पैसा लगता ही है उसमें। हमको तो आदमी से पसंद है। बेचेगा तो सब होता है, कॉस्ट में इंक्लूड करेगा इस चीज को जी। जी सर, आया है अलाउड है सर, अलाउड है मेरे हिसाब से, उसमें कोई भी नहीं है सर, कोई भी इश्यू नहीं सर। हालांकि आना अब राजनीति में देखिए, अगर भारत को बदलना है तो ऐसे ही लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। उसने एक ऑप्शन दिया है, अब ये बिहारी अगर अपना दिमाग लगा दे तो ये है कि जी उसके साथ नमस्कार सर, अजय जी। नमस्ते सर, नमस्ते सर, जी कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद सर, सभी का आशीर्वाद। कृपा भोलेनाथ की सर। मैं कह रहा था सर, जैसे ये प्रूफ क्या क्या मांगते हैं जब असेसमेंट होता है? अगर माना जब अपन जो इम्प्रूवमेंट लेते हैं तो उतने सारे प्रूफ तो रहते नहीं है, जैसे। सर देखिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से जो रहता है, एक अगर हमें इनवॉइस मिल जाए, एक पेमेंट का प्रूफ मिल जाए, जी और कोई फोटोग्राफ अगर होए तो वो जी मिल जाता है। जी आजकल क्या होता है सर, बहुत सारी जगह केसेस में भी आ रहे हैं, मैं भी लिटिगेशंस में जो देख रहा हूँ मैं केस, जी जियो फोटोग्राफ इनकम टैक्स वाले ले रहे हैं, जी और हम लोग दिखाते हैं वहां पे ये बना, तो जो वो पुराना है, जबकि जियो फोटोग्राफ वो उसको वैकेंट प्लॉट तक दिखा रहा है। जी उस केसेस में डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं। जी एक कोई मैंने अभी केस हैंडल करा था, तो किसी सैटेलाइट टाउन का ही था, उन्होंने मुझे बताया था उसके ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं, जी बाहर की बाउंड्री, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्लेम कर ली थी। जी सेम बेसिस पे मैंने करा था, मैंने बोला था कि आप इसका मेरे को कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह कुछ देंगे, बोलते कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कैश में खर्चा हुआ था साहब, इतने साल हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बिल तो कोई है नहीं, जी बट एक आर्किटेक्ट का मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ जी कि इतना बना हुआ है। राइट उन्होंने सर। मुझे दे दिया, मेरे लिए वो एक थर्ड पार्टी एविडेंस था, रिलायबल था, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, मैंने उसके ऊपर उतार दिया। जब मैं हियरिंग के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे उसकी फोटो दिखाई, आज की डेट में ये वैकेंट प्लॉट है, और आप जी कहते हैं बना हुआ है। अच्छा। जो टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज करते हैं, सरकार के पास, गवर्नमेंट एजेंसी या किसी के पास भी आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विजिट करा लेते हैं, उस केसेस में प्रॉब्लम आती है। बट अगर एक्चुअल में हुआ है, लैंड फिलिंग बहुत एक नॉर्मल कोर्स है, होता ही है, क्योंकि एक सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है मेटलिटी का कंसेप्ट, जो सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर वो एक ट्रांजेक्शन मेरा बहुत एबनॉर्मल है, राइट सर। लैंड फिलिंग फर्ज कीजिएगा कि 1,000 गज पे कितनी रुपए की होती होगी, बराबर 2, 3, 4, 5 लाख रुपए की। बराबर। बाउंड्री वॉल 4-5 लाख रुपए की होती होगी, बट उसको मैंने 25 लाख दिखा दिया। कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, कोई कंप्लीशन, मेरा मैप अप्रूवल है नहीं, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, बताओ आप लोग। तो मैं कोई भी एविडेंस है उसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा, उस केस में डिस्प्यूट स्टार्ट होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता सर का आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल वो डिसअलाउड करते हैं, बट सीआईटी अपील और आईटीटी तो इन सब चीजों को अलाउड कर देता है सर। वकील के हाथ में यही तो ऑप्शन रहता है सर, टैक्स बचाने का, इतना सा ही। सर टैक्स बचाना नहीं है सर, आप तो केवल एक करेक्ट टैक्स दिलवा रहे हैं, टैक्स कहाँ बचा रहे हैं आप? करेक्ट टैक्स उसने आपको बताया था कि ये बना हुआ है, राइट। और उसके बेसिस पे जो टैक्स लगना चाहिए आप केवल उतना लगवा रहे हैं। नहीं, एक ही बात कहीं खड़ी जाएगी क्या? हाँ वही सर, थोड़ा कंफर्म वो हो जाए ना, तो वो क्या है उस प्रूडेंस समय। सर, एक प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, उस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, राइट सर। है ना। हाँ जी। अभी कोई एक मैंने केस किया था, यूपी अथॉरिटी ने 1985 में लैंड अलॉट करती, इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, ट्रांसफर हुई थी, वो 2.5 मंजिल बनी हुई थी, उसका मैप अप्रूव था, बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट में, आप बोलते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पर आप उसके बिल्स वाउचर लाइए, मैंने साहब 2003 में ये बनी थी, 2003 से 2009 के बीच बनी है, मेरी जी ऑडिटेड बैलेंस शीट में है। इवन दैट कैपिटल गेन है, बट आप सोचते हैं 8 साल के बाद में बुक्स ऑफ वाउचर भी मेरे को नहीं रखने में, कहाँ से लेके आऊंगा? मेरा मैप है, अप्रूव्ड मैप है, मेरी रजिस्टर्ड जो हुआ, मेरा वैकेंट प्लॉट नहीं हुआ, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हुआ, उसके मीटर की आप सीपीडब्ल्यू डिटेल उन्होंने अलाउड करा, मेरे इंडस्ट्रियल कोई 48 लाख रुपीज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलाउड क्लेम किया था उन्होंने, ऑडिटेड बैलेंस शीट में अलाउड किया सर मुझे। बैलेंस शीट में आउट ऑफ बुक से नहीं दिखा सकते क्या सर उसको?
ऐसे आउट ऑफ बुक्स कैसे, मतलब आप पर्सनल अफेयर्स में दिखा सकते हैं सर? अगर अगर एक पर्सनल एसेट्स है मेरी कोई, देखिए अगर वो बिजनेस एंटिटी है फिर तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। राइट सर। फिर तो अगर मेरी पर्सनल एसेट्स है, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि उस एसेट्स का एक पोर्शन मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, एक मैं उसमें दिखा रहा हूँ। तो उसमें ये सकता है ये पता मैंने पर्सनल अपने सेविंग अकाउंट से इनकर्ड किया था जो इसमें नहीं दिखाता हूँ, या मैंने सेविंग से किया था उसका एक सेपरेट है, वो कहीं तो रिपोर्ट होगा मेरा। राइट अगर वो बिल्कुल ही बाद में मैं कोई एड ऑन कर रहा हूँ तो वो एक जस्टिफाइड करना मुश्किल होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में देता हूँ या तो उसमें कोई क्लॉज हो मैंने इतनी एसेट्स इंक्लूड नहीं करी है, राइट सर। या उसके पीछे एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर लग रहा हो मेरा कि हिसाब इन एसेट्स जो बिजनेस के उसके अलावा मेरी एसेट्स हो रही है या मेरा ये खर्चा है। राइट सर। बैलेंस शीट बनती है तो नॉर्मली सब प्रिज्यूम किया जाता है कि उस ईयर के ट्रांजेक्शन्स अगर आपने पर्सनल एसेट्स को दो अदर देन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं या एसेट्स हैं आपने सारा इनकॉर्पोरेट किया है, या तो दो सेपरेट बना रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर माय पर्सनल एसेट्स एंड कैपिटल एसेट्स, और बैलेंस शीट को मैं अपनी बिजनेस बिजनेस एसेट्स की बना रहा हूँ, बिजनेस एसेट्स बैलेंस शीट, बिजनेस एक्सपेंडिचर को जो बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। उस केस राइट। में तो थोड़ी संभावना रह जाती है, बट अगर मैंने कंसोलिडेट एक बना ही रहा हूँ जो नॉर्मली आजकल सिस्टम बन चुका है छोटी फर्मों प्रोप्राइटरी केस में सारी चीजों को मर्ज कर देते हैं, कंसोलिडेट बना देते हैं, उस केस में मेरे को लगता है प्रूव करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उस केस में ऑब्वियसली वो पूछेगा आपके पास जो खर्चा था जो आपने ट्रांजेक्शन जो बुक्स में लिखा है, चाहे मैं ये तो नहीं बोलूंगा आउट ऑफ बुक्स है, बट जो चीज मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई उसका कैश का सोर्स या चेक का सोर्स क्या था, राइट सर। वो एक थोड़ा सा एक इशू बन जाएगा सर। राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो इनकम टैक्स से संबंधित? सर नमस्ते। नमस्ते शैलेश सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। जी। हर साल की तरह एक ही प्रश्न आपसे, जी। डेट बढ़ी क्या आईटीआर बनने की? देखिए सरकार आपकी है, अथॉरिटी आप है, नहीं, आप हमें जो बताएंगे, हाई आप हमें गुजरात बताएंगे। हाई कोर्ट का जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस केस में तुमने कोई अपील तो की नहीं अभी? सर अभी तक तो कोई आया नहीं नोटिफिकेशन सर। सर देखिए देखिए शैलेश सर, देखो मैं आपको एक चीज और ये बताऊं। बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार जो है इन्हीं की है, सरकार छत्रपति महाराज की है। देखिए शैलेश सर, एक मैं एक लाइटर मूड में आपसे जरा एक बात कर लूं आपसे। जी। आपको तो उतनी ही फीस मिलनी चाहे अक्टूबर में भरे चाहे नवंबर में भरे। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर क्या माई दिक्कत? माई वर्क इज फिनिश, मेरे तो कोई पेंडिंग भी नहीं है, मेरी आइट सारी हो चुकी है। जी बट जो हमारे मित्र पर जो दिन भर रात भर छुट्टे पड़े हैं एकदम धार धार करने में काम, उनकी सोच के बोल रहा हूँ बस मैं आपसे। सर, ठीक है सर, उनको उनको भी उतनी ही फीस मिलनी है, चाहे अक्टूबर में रिटर्न भरो चाहे नवंबर में भरो। पर वो नवंबर में भरेंगे तो वो 1 लाख रुपए तो ऐड मिल जाएगी ना, कट हो। कैसे जाएगा सर? और टैक्स ऑडिट की रेट तो बढ़ेगी नहीं सर। मैंने नहीं अभी डेट ना अभी भरे। शुरू में भी यही बोला था, जिसके अगर सर सीरियसली अगर हम बात करें, अगर लगता नहीं भरा जिसमें कोई लॉसेस हैं जो कैरी ओवर होने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें रिटर्न्स में 139(1) में भरना जिसको मैंडेटरी है, हम्म। कोई भी डिडक्शन के लिए ट्रस्ट वगैरह के लिए, उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि रिटर्न को डाल दिया जाए। बाकी अगर लगता है कि संभव नहीं हो पा रहा है, डिटेल्स नहीं मिल पा रही है या बहुत ज्यादा ओवर बिजी है, नवंबर में डाल दो, 5,000 रुपए का तो पेनल्टी है। नहीं, लेट फीस भी सर। ऑडिट वाले पकड़ में तो डेट बहुत ज्यादा है ना। तो ऑडिट वाले में क्या है सर? ऑडिट की पेनल्टी है ना, वो तो रिटर्न की तो नहीं लगेगी ना सर। जो ऑडिट की 271 तरफ। कैपिटल बी की पेनल्टी लगेगी वो तो ऑडिट की लगेगी सर। हाँ ठीक है। ऑडिट तो बढ़ी गई डेट, हम्म। ऑडिट बढ़ जाती है तो उसके बाद सर रिटर्न में ज्यादा नहीं रहेगा, फिलिंग थोड़ा सा काम है, जो डिटेल डेटा भरना पड़ता है वो थोड़ा सा एक इशू जरूर है, लेकिन वो तो एक मेजर इशू नहीं है सर। इनकम तो ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो ही जाती हाँ सर। है ना, एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसका आप जमा करा दीजिएगा। हम्म। अब बढ़ जाए तो आप मुझे भी बताना सर, मैं भी थोड़ा आराम से बना लूंगा। इसे सरकार तो सब इन्हीं के शहर की है। मैं यही कह रहा हूँ ना सर। जो जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, सरकार तो उन्हीं की है। इन्हीं की सरकार इन्हीं की है। हाँ, छतरपुर के महाराज वही हैं। जी। और किसी भाई को सवाल हो इनकम टैक्स संबंधित? संजय अग्रवाल जी, चित्रकूट, नहीं सर। कोई इनकम टैक्स संबंधित सवाल हो आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कोई इनकम टैक्स संबंधित सवाल हो आपका? नहीं नहीं नहीं। अगर आप शुक्ला जी को इनवाइट कीजिएगा, सब लोग उनको नहीं सुनते हुए सर, जीएसटी, आप आ चुके सर, हमारे आज के सरदार तो आ चुके वो सर। बस उनको हम करते हैं, और मेरे साथ तो बाद में भी बात कर सकते हैं, पीछे से भी फोन आ जाते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है सर, कभी भी कोई, मैं तो हमेशा ही हूँ सर अवेलेबल। संजय सर के मन में कोई बहुत खतरनाक प्रश्न आ रहा है, वो बोल ही रहेगा।
सर अभी तो बस सरकार जो समझा रही है वही समझ में आ रहा है सर, बाकी तो ऑडियंस उठे हुए क्या करें सर। जो आपका क्वेश्चन है वो पूरे इंडिया का क्वेश्चन है सर इस टाइम शैलेश सर। जी सर। फाइल की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और डेट तो फाइल हो जाएंगी आज तो हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं, आज बस। तो। उसी के बाद वाला क्वेश्चन है सर, बाकी तो सब ठीक है। संतोष दुबे जी, आपका कोई सवाल हो इनकम टैक्स संबंधित? इसको नहीं कोई सर, आंसर दे ही नहीं सकता है सर, इसको कोई आंसर दे ही नहीं सकता है सर। संतोष भाई, सागर वालों, हाँ सर, नमस्कार सर। क्या कोई सवाल इनकम टैक्स संबंधित सर का? तो मेरे ख्याल से सर को, यशोदी सर को यूज कर दिया जाए सर, मेरे ख्याल से। सर अभी रिक्वेस्ट कर लेते सर। और 4 मिनट है हालांकि। हाँ, इसीलिए मैं कमेंट। वो बेचारे बहुत देर से परेशान है, मुझे भी मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको कुछ कहना है? चलिए फिर यही सर, अजय सर को भी थैंक्स करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। और आज के अपने सरस्वती पुत्र श्री यशोनिधि शुक्ला जी को इनवाइट करते हैं और उनका परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें। तो सर सभी को नमस्कार, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। और यशोदी सर का परिचय देने के पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनके चेहरे पर वही मासूमियत दिखती है जो सचिन तेंदुलकर जी के चेहरे पर दिखती थी। मतलब आदमी, सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो दौड़ों को नहीं पता हुआ करता था कि मेरी गेंद से क्या हादसा होने वाला है। तो आज हम हमारे बीच में यशोदा जी है। आज वो हमें कैसा पढ़ाएंगे और कहाँ पे चौका मारेंगे, कहाँ पे छक्का मारेंगे, पता नहीं। तो हम सब अपनी अपनी गेंदबाजी लेकर तैयार हैं उनको बॉल फेंकने के लिए। और यशोदा जी से उनकी बैटिंग की इच्छा करें। वो, मुझे लगता है कि उनका चेहरा बताता है कि वो बहुत ज्ञानवान पुरुष है, अच्छे से सर समझाएंगे। हाईकोर्ट भी अच्छी बैटिंग करते हैं, मैंने आज ही कई खतरनाक सुने बैटिंग हुए हैं करेंगे। यशवंत मिश्री भाई के, अच्छी बैटिंग आज, करते हैं हाईकोर्ट में। अच्छा अरे अच्छा। सर सब तो आशीर्वाद। वैसी वैसी बैटिंग में चाहूंगा कि यहाँ पर भी करे। हालांकि थोड़ी सी जनसंख्या कम है आज हमारे बीच में, लेकिन फिर भी क्योंकि समय ऑडिट का चल रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न का चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग में काम में व्यस्त हैं। और अभी भी दिवाली का हैंगओवर भी थोड़ा सा चल रहा है सभी के ऊपर। तो यशवंत सरकार परिचय आपके सामने रखता हूँ। आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 2019 से। आप मूलतः रहने वाले कानपुर के हैं। और अधिकतर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। CESTAT इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस करते हैं। और पहली अपील जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में आप प्रस्तुत होते रहते हैं। ये आपका बहुत सूक्ष्म परिचय है, पर इस सूक्ष्म परिचय से ये ना समझिए कि इनके ज्ञान में कोई कमी है। मैंने आप सबसे पहले इसलिए आपसे कहा था कि आज हमारे बीच में सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग करने आ रहे हैं। तो आदरणीय यशवंती शुक्ला जी, आपसे निवेदन है कि अपना उद्बोधन शुरू करें। और हम लोग के प्रश्न जो होंगे थोड़े से ऐसा लगेंगे आपको कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। तो अगर उनको क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो हमें अति प्रसन्नता होगी। आदरणीय यशवंती शुक्ला जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आवाज सर आप लोग तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही है सर। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये है कि मेरे लैपटॉप में जिसमें प्रेजेंटेशन है उसमें वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो हमने दो उनसे लॉगिन किया हुआ है, तो हम अपने लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन चला देंगे और बाकी के माध्यम से आप सबसे बातचीत करते रहेंगे। इसमें सर अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही हो तो? सर विजिबल है सर। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर है आईटीसी रिवर्सल ड्यू टू चेंज इन जीएसटी रेट। जो इस गवर्नमेंट ने मेजर टैक्स रिफॉर्म किया है, जिस जो 3 सितंबर को 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके साथ साथ उसके दो प्रेस रिलीजेस आए। एक प्रेस रिलीज में सारे जितने टैक्स रेट चेंज हुए
उनका पूरा विवरण था, और एक प्रेस रिलीज में जितने भी FAQs थे उनका पूरा विवरण था। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इस बार 55वीं मीटिंग तक GST काउंसिल ने अपने पूरे मिनट्स रिलीज किए, बट अभी तक इस मीटिंग का GST काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे कोई भी मिनट्स नहीं रिलीज किए हैं। बस प्रेस रिलीज के माध्यम से ही हम लोगों को जो भी टैक्स में रैशनलाइजेशन किया है और टैक्स कम किया है उन्हीं के बारे में हम लोगों को उतनी ही जानकारी है। तो सर, जब हम लोग GST टैक्स रेट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें सबसे मेजरली आती हैं। पहला तो कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका टैक्स रेट कम किया गया, या तो 28 से 18 किया गया या 12 से 5% किया गया। और उसके साथ साथ दूसरा भी एक बहुत कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका टैक्स रेट निल कर दिया गया, चाहे वो 12 से निल किया गया हो चाहे 5 से निल किया गया हो। या जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस है जहाँ पे 18 से प्रीमियम पे 18 से निल कर दिया गया उसको। तो इन्हीं पे जो ITC जो इनपुट हमको अक्रू हुआ है परचेजेस पे या इनवर्ट सप्लाई पे, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, वही हमारा छोटा सा सेशन है सर आज इस बारे में। अब जो हमारे मेजर सेक्शन है वो हमारे पहले एस्पेक्ट जहाँ पे टैक्स रेट 28 से 18 या 12 से 5% हुआ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। उसमें रिवर्सल को लेके बहुत ज्यादा कोई लॉ नहीं है या कोई ऐसा रूल नहीं है। बट जहां पर भी हमारे गुड्स निल रेटेड हुए हैं, चाहे वो 12 से निल हुए हों चाहे 5 से निल हुए हों, वहां पे ITC का कैसे ट्रीटमेंट होगा और कैसे उस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमारे लिए सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन सबको स्टार्ट करने से पहले सर एक बार हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो FAQ स्टार्ट होते हैं उसमें चौथा क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई FAQ कहता है कि सेक्शन 14A(1) के हिसाब से दो सिनेरियोज हैं जहां पे पेमेंट रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद रिसीव हुआ है या जहां पेमेंट रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के पहले रिसीव हुआ है। तो पहले सिनेरियो में जहां पे रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है उसमें या तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट जो भी पहले हो। और जहां पे हमारा पेमेंट पहले रिसीव हो गया है रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले, उसमें हमारा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट को लेना है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हमारे 5 सिनेरियो सर निकल के आते हैं। पहला सिनेरियो जहां पे सप्लाई 22 सितंबर 2025 जो कट ऑफ डेट था, जो पहला दिन था नवरात्रि का, उसके पहले हुआ है, पेमेंट भी उसके पहले हुआ है, पर इनवॉइस बाद में जारी की गई है। उस केस में ओल्ड रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सप्लाई और पेमेंट चेंज होने से पहले इफेक्ट हो गया था, और क्योंकि पेमेंट और सप्लाई पहले इफेक्ट हो गया था इसलिए इनवॉइस बाद में इशू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड सा सिनेरियो आ जाएगा जहां पे सप्लाई पहले हुई है 22 के, पेमेंट बाद में मिला है और इनवॉइस भी बाद की है। तो क्योंकि जो हमारा 14A(1) का सेकेंड प्रोविजन है वो ये कहता है कि जहां पेमेंट बाद में मिलेगा उस पे न्यू रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तीसरा तो सर सिनेरियो वही है कि अगर तीनों चीजें बाद की हो तो उसमें नया रेट ऑफ टैक्स लगेगा, उसमें किसी कोई सभी के लिए वो क्लियर है सर। चौथा हमारा जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर हमको एडवांस मिल जाता है, एडवांस पेमेंट मिल गया किसी चीज का 22 तारीख से पहले और इनवॉइस और सप्लाई 22 तारीख की बाद की है, तो उसमें जितना भी हमको एडवांस मिला है, ये 5th क्वेश्चन है FAQ का, जितना भी हम लोगों को एडवांस मिला हुआ है पहले का उसको ओल्ड रेट पे सप्लाई को ट्रीट करेंगे और जो बाद का है उसको न्यू रेट पे ट्रीट करेंगे। और सर लास्ट जो सिनेरियो हम सबके सामने आता है वो ये आता है कि जहाँ पे इनवॉइस भी 22 तारीख के पहले की हो बट सप्लाई 22 तारीख की बाद की हो, तो क्योंकि इनवॉइस हमारी पहले की है इसलिए ओल्ड रेट लगेगा। क्योंकि अगर आप इसके पहले की स्लाइड देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पे भी
अगर पेमेंट बाद में भी रिसीव हुआ है और डेट, उसमें दो सिनेरियो में, चाहे इनवॉइस पहले इशू हुई हो चाहे पेमेंट पहले आया हो, तो जो पहले होगा उसी को लिया जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हमारी इनवॉइस पहले की है तो हमारे सप्लाई पे ओल्ड रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब सर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब जो सप्लाई हो गया, चाहे ओल्ड रेट पे हुआ हो चाहे नए रेट पे हुआ हो, तो उसमें साहब आईटीसी का कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो एफएक्यू में ये क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 में कि अगर आपने अपने इनवर्ट सप्लाई पे, अपनी परचेजेस पे जो भी इनपुट टैक्स चार्ज किया है, वो अगर उस टाइम पे चार्ज हुआ है और उसी रेट पे चार्ज हुआ है जो उस टाइम पे एप्लीकेबल था, और लीगली आप उसको अवेल करने के हकदार थे, तो आपको वो पूरा का पूरा आईटीसी आप अवेल कर सकेंगे और उसको वो आके आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, जिसके बाद आप उसको अपने आउटवर्ड सप्लाईज के लिए यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद सर मेन ये आ जाता है कि आज का हमारा डिस्कशन का रीजन क्या है। हमारा डिस्कशन का रीजन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो एफएक्यू के हैं उससे अराइज करता है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 में सर कहते हैं कि अगर हमारा जीएसटी रेट रिड्यूस हो गया आउटवर्ड सप्लाई पे, पर हमने पहले से आईटीसी अवेल कर रखी थी हायर रेट पे, तो क्या हम उस आईटीसी को यूज कर सकते हैं, उस क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में ये कहते हैं कि जो भी आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, ड्यूली अवेल्ड है क्रेडिट लेजर में, वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यूज हो सकता है। बस वो लीगली अवेल्ड होना चाहिए जैसे कि सेक्शन 49 में है। बट जो 9th क्वेश्चन है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पे हमारी आउटवर्ड सप्लाई इस नए रेट शेड्यूल के आने के बाद एग्जेम्प्ट हो गई हैं और हमारी इनवर्ट जो सप्लाईज थी वो पहले की थी और हमने उस पर आईटीसी ले रखा है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये आंसर आता है कि अगर आपने अपनी आईटीसी के आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है 21 सितंबर के पहले, 22 सितंबर कट ऑफ डेट हो गई, 21 सितंबर तक आपने यूटिलाइज कर लिया, तब तो कोई समस्या नहीं है। बट जहां पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई 22 सितंबर से एग्जेम्प्ट हो गई है, वहां पे आपको उतनी आईटीसी को प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। ये सर, ये प्रेजेंटेशन भी मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा सर के माध्यम से। इसमें नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें ये सारे एफएक्यूज हैं। ये सर वही उसका स्क्रीनशॉट है जहां पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ऐसे लिखा हुआ है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे लास्ट 2 लाइनों में, तो उसमें लिखा हुआ है हाउएवर फॉर सप्लाईज मेड ऑन और आफ्टर 22 September ITC will have to be reversed as per provisions of CGST Act। ये किस केस में, जहां पे आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट हो चुकी है नए रेट शेड्यूल में। अब सर एग्जेम्प्ट, आउटवर्ड सप्लाई का एग्जेम्प्ट हो जाना क्या मतलब आएगा, उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2 चीजें क्लियर हैं। पहली बात, हमारी जो आईटीसी ड्यूली अवेल हो गई है क्रेडिट लेजर में, उसको हम लोग अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, जहां पे केवल रेट रिडक्शन हुआ है वहां पे ऐसा कोई भी रिवर्सल का मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 18(4) जो है, जिसपे अभी हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, वो केवल 2 कंडीशंस को एनकम्पास करता है। उसमें रेट रिड्यूस हो जाने की कंडीशन को वो एनकम्पास नहीं करता है। तो जहां पे भी रेट मान लीजिए 28 से 18 या 12 से 5 हो गया है, इसलिए वहां पे रिवर्सल का कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। अब ये सारे सेक्शन जितने भी हैं वो सब एग्जाम सप्लाई के बारे में बात करते हैं कि जहां पे रेट टैक्स जो भी है आपका सप्लाई पे एग्जेम्प्ट हो गया है। इस केस में जितने भी टैक्सेस हैं वो या तो कम किए गए हैं या निल किए गए हैं। निल किए जाने की वजह से वो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट सप्लाई डिफाइंड है उसके एम्बिट में आ जाते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो सप्लाई जिसमें या तो निल रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट हो रहा हो
या वो सेक्शन 11 के तहत होली एग्जेम्प्ट हो गए हों और उसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें मेजरली पहला जो हमारा पॉइंट है कि जहां पे भी नील रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंडर आ जाएगा। इसका ट्रिगर जो आता है हमारा वो सर आता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 से। ये है सेक्शन रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। वो कहता है कि दो सिनेरियोज हैं जहां पे आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। पहला तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी अवेल कर लिया है वो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में चला जाता है, और दूसरा कंडीशन है कि जहां पे गुड्स और सर्विसेज उसके जो हैं वो होली एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उसको एक डेबिट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट अमाउंट का जितना उसने आईटीसी लिया है स्टॉक में, और चाहे वो सेमी फर्निश्ड फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो जो कि इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज को बनाने में यूज हो रहे हैं। अब सर इसमें जो रिवर्सल का ट्रिगर सेक्शन 18(4) से आया, वो इसका जो अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि आप परचेजेस पे आईटीसी ले लें और फिर वो आपकी जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो नील रेटेड हो जाएं और वो आपके पास आईटीसी किसी तरीके से कोई भी व्यापारी मिसयूज करने के उसमें रहे। अब जो भी 4 कंडीशन आ गई अपने पास 18(4) में क्या कब कब एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। पहली कंडीशन आपके पास इनपुट्स का स्टॉक है, सेमी फिनिश स्टॉक है, फिनिश स्टॉक है या कैपिटल गुड्स हैं जितने भी आपको 21 तारीख तक आपके स्टॉक में हैं जिसपे आपने आईटीसी अवेल करी हुई है। ये सर अब कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी इसलिए इसमें हमने लिखा हुआ है क्योंकि वर्ड जो है सेक्शन 18(4) में वो कहता है होली एग्जेम्प्ट। अब होली एग्जेम्प्ट में दो तरीके के हमने व्यूज पढ़े ऑनलाइन इधर उधर। कुछ लोगों का कहना है कि होली एग्जेम्प्ट केवल वही प्रोडक्ट्स होंगे जो कि सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्प्ट किए जाएंगे बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। बट अगर हम केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई की बेसिक डेफिनेशन को देख लें तो उस हिसाब से एग्जेम्प्ट सप्लाईज में नील रेटेड सप्लाई सबसे पहले आता है। अगर नील रेटेड सप्लाईज हैं तो उसका जो रिवर्सल है वो आपको करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे इन्फ्लुएंस अगर ड्रॉ करना हो तो क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 21 से और क्वेश्चन नंबर 22 से हम सीधे सीधे ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जहां पे भी टैक्स रेट कम करके नील कर दिया गया है वहां पे उनको उतने आईटीसी का प्रोपोर्शनेट आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। अब सर रिवर्सल होगा कैसे, इसके लिए रूल 44 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 44 में कुल 6 सब रूल है। सब रूल 1 समझने से पहले हम लोग सब रूल 4 पे आ जाते हैं। सब रूल 4 कहता है कि जो भी अमाउंट डिटरमाइन होगा उसको आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में डालना पड़ेगा और डिटेल्स ऑफ अमाउंट शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 03। इसका जीएसटी आईटीसी 03 से रिवर्सल किया जाना जरूरी है। 3B के थ्रू आईटीसी रिवर्सल केवल कर देना सही नहीं है उसमें, क्योंकि 3B एक केवल मेरे हिसाब से डिक्लेरेटरी फॉर्म में आएगा जब आईटीसी की बात होती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग आईटीसी 03 के माध्यम से जितनी भी आईटीसी कैलकुलेट होती है ऑन जो प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हो गए हैं उसका रिवर्सल हमको करना पड़ेगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। तो जब कैलकुलेशन की बात आती है सर उसमें दो चीजें मेजरली आती हैं। पहला है कैलकुलेशन हमको करना है इनपुट्स जो हमने स्टॉक की वजह से हमारे पास है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, उसका जो इनपुट है वो आपको प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस
on which credit has been availed. तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास सारी इनवॉइसेस होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी इनवॉइसेस हमने जितना भी टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली लिया है, चाहे वो CGST में लिया हो, चाहे SGST में लिया हो, चाहे IGST में लिया हो, उनको उनके सेपरेट हेड्स में हमको कैलकुलेट करके उसके रिवर्सल को इफेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड बात आ जाती है जहां पे अब हमारा कैपिटल गुड्स हैं जिसपे हमने ITC ले रखा है, तो उसका 44 सब रूल 1 में एक मेथड प्रिस्क्राइब्ड है कि जो यूजफुल लाइफ है उसकी, ये यूजफुल लाइफ 5 इयर्स रूल डीम करता है। तो जो इलस्ट्रेशन है वो क्लियरली कहता है कि अगर मान लीजिए आपके 4 साल 6 महीने या 15 दिन हो गए हों, तो आप 5 महीना उसमें लेंगे, 15 दिन को इग्नोर कर देंगे, और उसके बाद आपका जितना मंथ बचेगा डिवाइडेड बाय 60, उससे मल्टीप्लाई करके उतने प्रोपोर्शनेट ITC को रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें सर और जो इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस हैं वो सबसेक्शन आ जाता है सबसेक्शन 2, जैसा कि हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि जितना भी टैक्स पे इनपुट हमने लिया हुआ है अलग अलग हेड्स में, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, चाहे स्टेट टैक्स हो, चाहे IGST हो, उसको हमको सेपरेटली कैलकुलेट और डिटरमाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इसमें सब रूल 3 आ जाता है जो कहता है कि अगर टैक्स इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है रजिस्टर्ड पर्सन के पास, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में रूल हमको प्रोवाइड करता है कि जो भी अमाउंट हमारा प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से हमको एक एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा उस इफेक्टिव डेट के हिसाब से। और उसके बाद सब रूल 5 कहता है कि जो ये आप एस्टिमेट बनाओगे प्रिवेलिंग मार्केट रेट का, ये आपको ड्यूली सर्टिफाई कराना पड़ेगा। केवल उन केसेस में जहां पे इनवॉइसेस नहीं है वो आपको ड्यूली सर्टिफाई कराना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एक कॉस्ट अकाउंटेंट से। अब सर इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैलकुलेशन हमें जो स्टॉक का करना है वो एंड ऑफ बिजनेस जो 21 सितंबर को हुआ है वहां तक करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब आपके गुड्स टोटली एग्जेम्प्ट हो गए हैं। कैसे करना पड़ेगा? आपको प्रोपोर्शनेटली अपनी ITC को कैलकुलेट करके उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। और ये रिवर्सल किस किस ITC पे अप्लाई होगा? ये जो इनपुट्स आपके स्टॉक में हो, या फिनिश्ड गुड्स में इनपुट हो, या सेमी फिनिश्ड गुड में हो, या फिर कैपिटल गुड्स में हो। अब सर मेथड ऑफ कैलकुलेशन और ये सब हमने समझ लिया कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन हमको प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा इनवॉइसेस के हिसाब से। जितना भी आपकी इनवॉइस में अगर 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट में केवल एक प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हुआ है, तो उसका आपको प्रोपोर्शनेटली टैक्स लेके उसको आपको रिवर्सल के लिए डालना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए जो 21 एंड ऑफ 21 तक है उसका प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करके, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो, उन सब का स्टॉक आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करके उसको ओरिजिनल इनवॉइसेस के साथ ट्रेस करके एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट ITC का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमको। जहां पे हम लोगों ने सर ये बात कर ली कि जहां पे इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है वहां पे प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से हमको इफेक्टिव डेट के उसका प्राइस लेना पड़ेगा और उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। अब बात आ जाती है ITC अक्रूड ऑन कैपिटल गुड्स पे रिवर्सल कैसे होगा। तो जो रिवर्सल मेथड दिया हुआ है कैपिटल गुड्स में वो 44(1)(b) में दिया हुआ है। उसमें 5 साल की डीम्ड यूजफुल लाइफ दी है, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से। और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जितने महीने बचे हैं उसको ITC से मल्टीप्लाई करके उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 21 तक जैसा जो भी आपका कैपिटल गुड्स का इन स्टॉक है जो कि फर्दर यूज होगा एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में, उसका भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग की हम लोगों ने इसमें बात कर ली कि ये जो रिपोर्टिंग होगी ये GST ITC 03 के थ्रू होगी, क्योंकि ये रूल 44 बहुत क्लियरली कहता है कि ये रिपोर्टिंग इस हिसाब से होगी।
अब ये तो सिर्फ वन टाइम एक्सरसाइज अपनी हो गई। अब अगर इसको हमें फर्दर आगे हमारे पास ऐसा स्टॉक मेंटेन्ड है जहां पे कुछ कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हैं और कुछ कुछ गुड्स टैक्सेबल हैं, तो हमको उस जितना भी गुड्स हमारा एग्जेम्प्ट है उसका एक कैलकुलेशन करके उसका रिवर्सल करना पड़ेगा रूल 42 एंड रूल 43 में। हम लोगों ने सर बहुत सारी नोटिस ऐसी देखी जिसमें केवल और केवल रूल 42 और रूल 43 का रिवर्सल ना करने की वजह से नोटिस इशू हुई, उसके बाद ऑर्डर्स इशू हुए, डिमांड निकली और फाइनली वो डिमांड किसी ना किसी तरीके से पे करनी पड़ी। अब सर इसमें एक थर्ड एस्पेक्ट जो हमारा उसके थ्रू आया वो ये आया कि इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाली, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2025, जिससे इन्होंने काफी सारे ऑलमोस्ट 19 आइटम्स में कॉम्पेंसेशन सेस को निल कर दिया। माइक बंद करिए अपना। उसमें जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एरेटेड वाटर, लेमनेड, कोल, मोटर कार और मोटर बाइक्स, मोटर व्हीकल्स के मोटर बाइक्स होगा सर इसकी जगह, मोटर बाइक्स, कार्बोनेटेड बेवरेज, इन सब पे कॉम्पेंसेशन सेस जो लग रहा था, चाहे वो 12% लग रहा हो, चाहे कोल में जैसे टन के हिसाब से लगता है उस हिसाब से लग रहा हो, वो भी सर इसमें हमको रिवर्स करना पड़ेगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि जो कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट है उस पे अगर आप सेक्शन 2P देखेंगे तो वो कहता है कि टैक्सेबल सप्लाई वो होंगी जिसमें गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही हो और चार्जेबल सेस जिसमें चार्जेबल हो किसी उनके साथ। सेक्शन 8(2) में वो कहता है कि कैसे लेवी होगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू उनको नोटिफाई करेगी कि इन इन प्रोडक्ट्स पे सेस लगेगा। यही नोटिफिकेशन जो आया अपना 2 ऑफ 2025, उससे कई सारे चीजों में ऑलमोस्ट 19 चीजों में उनको निल कर दिया गया। जो मेन हमारी कंपेंसेशन सेस की नोटिफिकेशन थी वो 1/2017 थी, कॉम्पेंसेशन सेस रेट की, जो 2017 में 28 जून 2017 को इशू करी गई थी। अब सर इसमें ऑल्दो ये कॉम्पेंसेशन सेस का रिवर्सल की बात कहीं नहीं आई है, बट अगर सेक्शन 11 कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट का देखें तो वो कहता है कि जो भी प्रोविजंस हैं CGST एक्ट के विद रिलेशन टू असेसमेंट, ITC, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, इंटरेस्ट, अपील, ऑफेंसेस और पेनल्टीज, वो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस पे जैसे कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होती थी। मतलब जैसे वो CGST एक्ट में अप्लाई होती थी वैसे ही सेस में भी वो उसी हिसाब से सीधे सीधे अप्लाई होंगी। अब सेस के साथ सबसे बड़ा इशू है जो सेक्शन 11 का प्रोवाइजो है। वो कहता है कि जो भी सेस की आप ITC है वो केवल आप उसके लिए यूज कर सकते हो जब आपकी आउटवर्ड सप्लाई में कोई सेस अट्रैक्ट हो रहा हो। अब इन प्रोडक्ट्स पे सेस फ्यूचर में आउटवर्ड सप्लाई में अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो जो उनका इनपुट टैक्स है जो अब हमको अक्रू किया है सेस की वजह से, उसका भी रिवर्सल करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से सेक्शन 18(4) एज इज अप्लाई होगा। अब इसमें बात आ जाती है सर, कुछ कुछ लोग अभी जैसे कई जगह चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन सेस का रिफंड हम लेंगे। कॉम्पेंसेशन सेस का रिफंड का जो प्रोसेस है वो कहीं पे भी कोई फॉर्म नहीं है कॉम्पेंसेशन सेस के रिफंड का। अब कॉम्पेंसेशन सेस के रिफंड के लिए जब कोई फॉर्म नहीं है, बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो C में ये कहता है कि अगर सेस पे किया गया है तो उसका रिफंड भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने एक केस अभी भी यहाँ पे चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें
व्यापारी ने कोल का केवल एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया, कोल का सिंगल ट्रांजैक्शन किया, उस टाइम तक आईटीसी अक्रू नहीं हो पाया, उसने अपने कैश लेजर से जो भी सेस की लायबिलिटी थी उसको पे किया। अब उसके बाद उसने आईटीसी ली उसकी, लेकिन उसके बाद कोई कोल का ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो उसके पास सेस जो एक्सेस में था वो एज इज उसके क्रेडिट लेजर में अभी भी पड़ा हुआ है। हमारा उसमें कहना यह है कि सब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि हम लोग रिफंड ले सकते हैं उसका, बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे केस के वीक पॉइंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि जब रिफंड की बात आएगी तो सेक्शन 54 लगेगा और फॉर्म एंड मैनर गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर्म एंड मैनर कुछ ऐसा गवर्नमेंट में आज तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और अगर सेक्शन 54 लगेगा तो केवल दो तरीके का रिफंड हो सकता है, 54(1) का एक्सेस टैक्स पेड का, या 54(3) का जिसमें आईटीसी या तो जीरो रेटेड हो या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे हो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड को इन्होंने एफएक्यूज में सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड को मना कर दिया और उसका बचा हुआ जो कॉम्पेंसेशन सेस का आईटीसी है उसका रिवर्सल भी सेक्शन 18(4) के हिसाब से करना पड़ेगा इनको। सर ये तो छोटी छोटी कंपनसेशन सेस और आईटीसी को लेके बात हो गई जहाँ पे रिवर्सल है। अगर थोड़ा सा टाइम अलाउ करे तो हम 2-3 केस लॉ से डिस्कस करना चाहते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट थोड़े से रेलिवेंट हैं सर। सर अभी तो बहुत टाइम आपके पास है, अच्छा 2 घंटे पढ़ा रहेगी सर। सर इतना ये सर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, क्योंकि प्रेस रिलीज कुछ आई नहीं, कहीं पे कोई कंफर्मेशन सर इन्होंने दिया नहीं कि कैसे करना है कि नहीं करना है। एफएक्यू में भी गोल गोल घुमा के लिख दिया, ऑल्दो क्लैरिटी दी बट उतनी क्लैरिटी नहीं दी जी कि कुछ इस्टेब्लिश हो पाए कि कैसे इस पे करना है। सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये 402 नंबर वेबिनार है। इस वेबिनार 402 वेबिनार के सफर में कभी क्लास 4 बजे से लेकर 9 बजे तक भी चली है, इसलिए आप टाइम की टेंशन मत लें। नहीं सर, इतना कुछ मटेरियल अगली बार हम ऐसा कोई टॉपिक सर चूज करेंगे जिसमें तो हमारे पास जो मटेरियल हो वो कम से कम 4-5 घंटे का हो आराम से। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। जैसे स्टॉक में 30 यूनिट है हाँ। और आईटीसी में 300 रुपया है, हम्म एग्जाम्पल में अगर मैं 20 कमोडिटी बेचता हूं तो आईटीसी मेरा कवर हो जाता है। अब 10 स्टॉक बच जाता है, तब क्या होगा? सर वो डिपेंड करेगा कि आपने जब कब बेचा सर उसको, 22 के पहले बेचा कि 22 के 22 के बाद 22 के बाद भेजा आपने, आईटीसी कवर कर लिया, अब 10 का जीरो हो गया, आईटीसी जीरो हो गया तो और आपके पास बचे 10 यूनिट। हाँ मतलब सपोज करिए मैं 30 यूनिट बेचता तो 300 रुपया मैं कवर कर लेता। अब मैं तो 300 रुपया कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सेल जीरो। नहीं तो सर रेट तो कम हुआ है ना सब जगह पे। नहीं मेरा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करिए अगर मेरे पास 30 यूनिट बची हुई है और आईटीसी 300 रुपया है, अब मैं 30 यूनिट पूरे बेचता तो मेरे को 400 रुपया टैक्स भरना पड़ता, 100 रुपया भरना पड़ता। लेकिन मेरे पास तो स्टॉक रह गया 20 तो मैंने बेच लिया, 10 रह गया स्टॉक। अब मेरे को टैक्स भरना है गवर्नमेंट को अगर बेचू तो, लेकिन 22 के बाद तो टैक्स खत्म हो गया मेरा। तो जो 10 यूनिट बची है तो उसका आप बोलते हो ना कि भाई इसका जो परचेज किया हुआ उसका एग्रीमेंट करके उसका टैक्स रिवर्स करो, तो मैं 10 का क्यों करूंगा? तो मेरे तो आईटीसी तो ही नहीं। सर जब आपके पास आईटीसी बची नहीं, अगर आपने जो डिफरेंस आपके पास जीरो हो गया, ठीक है, तो आप रिवर्स क्या करोगे फिर उसमें? तो 10 यूनिट जो बची है उसका रेशियो प्रोपोर्शनल जो पढ़ा रहे हो आप अभी, उसका क्या होगा? सर वो आप 10 यूनिट जो है वो 22 के बाद आप सेल करोगे, है ना? हाँ सर उस पे तो नील रेटेड हो ही गया। हाँ तो उस पे फिर हम लोग, इस पे फिर हम लोगों का, अगर सही समझ लो सर, तो इस पे फिर कोई इशू तो नहीं आना चाहिए क्योंकि नील रेटेड हो गया, तो आपको फिर आईटीसी आपका वैसे भी रिवर्सल का ऑप्शन कहाँ बचा आपके पास? हाँ तो 10 यूनिट की जो प्रोपोर्शनल जो टैक्स था वो भी देना नहीं होगा।
रिवर्स के लिए? यशवंत जी भाई, इन्होंने बेसिकली जो 10 स्टॉक में बचे, जो आईटीसी इन्होंने अपनी आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया, उन्हें उतना रिवर्स करना पड़ेगा उन 10 गुड्स में जो पे करके आए। सर आपकी आवाज कट रही है। प्रॉफिट से कंज्यूम कर लिया। सर आवाज कट रही है सर आपकी, पूरा सुन नहीं पाए सर, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ, जो 10 यूनिट इनके पास स्टॉक में बचे हुए हैं, उसका इनपुट को इन्होंने अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अपने प्रॉफिट से एडजस्ट किया है। तो इनको जो स्टॉक में एग्जेम्प्ट हो गया, तो उन 10 यूनिट का जो भी पे करके आया था वो प्रोपोर्शनेट में इनको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एग्जेम्प्ट हो गई ना वो गुड्स, तो उसका जो आईटीसी था उस रेशियो से 10 यूनिट का जमा करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि 10 मेरी फ्री हो गया मैं फ्री में जमा कर दूं और आईटीसी कोई जमा ना करूं, क्योंकि ये जो पे कर आए थे, जब इन्होंने परचेज करी थी तब पे किया था इस पे, उसका इनपुट इन्होंने आउटपुट लायबिलिटीज के लिए अपना प्रॉफिट कम कर लिया, प्रॉफिट से जमा नहीं किया। ठीक सर। प्रॉफिट रेशियो पे तो इनको जमा करना था ना अपना। हाँ सर, अगर इसमें सर थोड़ा सा हाँ जमा करना पड़ेगा, ठीक बात कह रहे हैं सर आप। यही प्रश्न था मेरा सर। संजय सर ने ठीक पूछा क्वेश्चन आपसे। सर इसमें हम एक बार, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। जो संजय सर कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो वही सही है सर। कि आपको संजय सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सर, क्योंकि इसमें वही इशू है ना सर, कुछ प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं कि कैसे क्या होना है, ऊपर से एफएक्यू लिख दिया गया। लेकिन जो संजय सर कह रहे हैं सर अकाउंटिंग के हिसाब से, तो वो बिल्कुल सर वही एक सही रास्ता दिख रहा है सर। और सर और कोई क्वेश्चन? और एक तो और पूछ ले रहा हूँ, जैसे 12 से 5 हो गया तब क्या होगा जी? 12 से 5 हो गया, 12 से 5 में सर रिवर्सल का कोई, क्योंकि सर सेक्शन 18(4) जो है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। सेक्शन 18(4) केवल 2 चीजों में ट्रिगर हो रहा है, या तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए हो और आपके पास इनपुट हो, आईटीसी हो आपके पास, या सेकंड केस है जहां पे वो एग्जेम्प्ट हो गया हो। अभी 12 से 5 में तो अभी भी आपके पास 5% की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है। उस केस में सर रिवर्सल तो नहीं बनेगा, क्योंकि 18(4) नहीं अट्रैक्ट होगा। वो आईटीसी आपके पास पड़ी रहेगी, कैसे एडजस्ट होगी इसकी कोई क्लैरिटी। प्रॉफिट करते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे। हाँ, आउटवर्ड लायबिलिटी से एडजस्ट होगी, आउटवर्ड लायबिलिटी से एडजस्ट होती जाएगी वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है इसी में, संजय सर आपसे भी है सर। सर यदि उसके पास एक्सेस है बहुत, मतलब एक्सेस है आईटीसी, वो चाहता है इनको इनकैश कराने के लिए, तो क्या वो इनकैश हो जाएगी? नहीं होगी सर। फॉरवर्ड करते करते बहुत ज्यादा अमाउंट है, नहीं हो सकता सर। क्लियर इफेक्ट दिया इन्होंने कि रेट ऑफ टैक्स की वजह से जो भी आके में एक्यूमुलेटेड आईटीसी बच रही है वो रिवर्स नहीं, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, उसका रिफंड नहीं मिलेगा ना जी सर। उसमें भी, उसमें अगर आप सीधे देखें तो उसमें 54 सर सब क्लॉज 3 में ही बचेगा आईटीसी, तो ना आपको जीरो डेटेड आया। हाँ सर सॉरी बोले वो सर, वही 54(3) के अंदर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसको, तो ना वो इन्वर्ट उसमें आएगा जीरो रेटेड सप्लाई में, ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आएगा वो। संजय सर इसमें सर क्या हो रहा है कंडीशन सर, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आईटीसी होने पे आगे उससे प्रॉब्लम आनी, क्योंकि ये सेटअप कभी हो नहीं पानी है। अब जैसे कई लोग जो है 28 से 18 पे आ गए जी, केसेस में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब उनको जो अदर गुड्स है उससे उस आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, बस उसको आईटीसी को एक्यूमुलेटेड आईटीसी का और कोई पर्पस है नहीं सर। सर उसका बिजनेस वही है ना भाई, अब आएगा 18 पे, 28 वाली जो बहुत सारा बल्क में ले रखा था उसकी आईटीसी बहुत सारी खड़ी है। अब वो क्या है, वो मेरे ख्याल से 10-20 साल लग जाए वो आईटीसी पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। और ये लोग क्या है उस पे करेंगे कि आप आईटीसी सर ये तो आपको फ्यूचर में प्रिजम्पशन करना है, फर्दर कभी होगा कोई चीज बढ़े उससे ही एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इन्हें ये पता था सरकार को कि ये पोजीशन आएगी, इसीलिए उन्होंने ये लेकर आए हैं कि हम नहीं देंगे रिफंड। आप बस बिजनेस करते जाइए और उसी में एडजस्ट करते जाइए। तो सर पॉसिबल कैसे हो पाएगा, आप खुद बताओ। यदि जो मेरे पास पुराना स्टॉक है, आज जब आउटपुट में रेट ऑफ टैक्स कम हो गए, तो मैं जो उसी स्टॉक की जितनी उतनी तो करूंगा, बैलेंस का तो 10% मेरा चलता ही जाएगा ना सर। वैसे देखा जाए तो व्यापारी की जो है पूंजी ब्लॉक हो गई, बिल्कुल ब्लॉक हो गई सर, ब्लॉक हो गई सर, ब्लॉक हो गई सर। व्यापारी इसलिए परेशान है
उसको ये चिंता नहीं है कि हमारा रजिस्ट हो जाए, कल हो जाए कोई बात नहीं, वो कह रहा हमारी लाखों रुपए की पूंजी ब्लॉक हो गई। बिल्कुल और सर प्रॉफिट मार्जिन पे कितना ही आईटीसी होगा, नहीं कितना होगा सर। हाँ वही बात है ना, प्रॉफिट ऑटोमोबाइल्स के मार्जिन इतना अंदर होता ही नहीं है। 1 या 2%, 5% के ऊपर मार्जिन पे वर्क होता है सर ऑटोमोबाइल्स में। बस वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ, इतना कम प्रॉफिट मार्जिन होता है, उस पे एडजस्ट करने में तो सालों लग जाएंगे। और अगर वो सिंगल उसी में यूनिट में डील कर रहा है जो एग्जेम्प्ट हो गए, मान लीजिए केवल नोटबुक में ही डील कर रहा है हमेशा भरा रहेगा, क्या करेगा? वो तो नोटबुक सब वापस करेगा। ये सुनिधि भाई, नोटबुक वालों के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। इधर पेपर पे तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया 12 से 18 18 कर दिया और यहाँ 0 कर दिया, तो उनके लिए तो बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है सर। बिल्कुल ब्लॉक हो गया सर। और अपना मतलब ये सर इशू अगर साल के बीच में एकदम से इन्होंने जो कर दिया, उससे अगर थोड़ा सा टाइम दे के ये सब करते। हाँ, प्रोग्रेसिव ये करते 1 अप्रैल 26 से करते और बीच में कंज्यूम कर लेता ना आदमी, हाँ, सेल आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता आपका। बस बड़ी प्रॉब्लम्स आनी है सर आगे, ऐसा भी आएगा 25% का। इसमें खेल भी हुआ है। लोगों को थोड़ा सा लीक तो था ही कि रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग था उन्होंने सारा गुड्स स्कीम में चला के रिटेलर और C&F को बेच के सब खत्म कर लिया उन्होंने। अब वो फंस गए बेचारे स्कीम के लालच में। सर ये तो जिन्होंने कुछ यूज कुछ मिसयूज सर, अब कुछ किसी का फायदा किसी का। अब सर ये वही है कि पॉलिसी, अगर आप बस वही है एक प्रेस रिलीज से आप इतना बड़ा स्टेप जो है आपने नोटिफिकेशन के थ्रू कम कर दिया, उसका कुछ क्लैरिटी तो आगे दीजिए। जैसे अभी भी सर सेस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को भी कि कैसे होना है। इसमें तो सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि रिवर्सल हो जाएगा अगर CGST है SGST है। क्लैरिटी कहीं पे कुछ दे नहीं रहे हैं कि बाकी सब में क्या होगा। अगर वो FAQ में आपका पॉइंट नहीं है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। अब सर हम वही जो बता रहे थे कोल का एग्जाम्पल, अब उसने एक बैच कोल की ट्रेडिंग करी, कैश लेजर से पे किया, उसके बाद उसकी ITC उसने अवेल करी। अब वो ITC उसकी 3 साल से वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसका तो पूरा पूरा वो ब्लॉक हो गया सर, उसको तो कभी कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। नहीं यशोनिधि भाई एक बात बताइए, ये चूंकि कैश लेजर से उसने पेमेंट किया तो एक्सेस ऑफ टैक्स करके नहीं ले सकता, क्योंकि उसने ITC तो पे करी नहीं है, उसकी ITC तो वही नहीं सर क्या है कि वो जो उसने कैश लेजर से पे किया वो तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो गया। ओके। और जो क्रेडिट मिला वो ITC का क्रेडिट मिला। तो नहीं तो प्रोडक्ट तो उसने बाद में ही बेचा होगा ना, वो जब सेस लिया होगा, जब परचेज की होगी तो फिर उसने उसकी ITC क्यों नहीं एडजस्ट करी? नहीं उसको उस टाइम पे उसी पे भेजा होगा बाद में। उसको सर उस टाइम पे ITC मिली नहीं थी। हाउ इट इज पॉसिबल सर? 2 लॉट्स में आया था सर सामान। अच्छा, तो फाइनल लॉट को बिल बना आया होगा। हाँ, तो फर्स्ट लॉट की जो उसने सेल कर दी उसमें उसने टैक्स लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली अपनी। एक्सेप्ट कर ली सर, ये इशू हुआ सर, लॉट्स में आया क्योंकि। बट सर हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना कि सेकंड लॉट जो बेचूंगा उस अगेंस्ट में मेरी परचेज में तो ITC बैलेंस में होगी ना, है तो स्टॉक की, यदि हम प्रूव कर सके जी चीज को। क्योंकि सर अकॉर्डिंग यही है कि 16/2 में जब फाइनल बिल इशू हुआ तब मुझे मिलेगी। तो पहले मैं डिलीवर कर दिया, वो गुड्स तो वही किया ना जो उस बिल से रिलेटेड था मेरा। तो उसने क्या, उन्होंने जब तक हमारे पास आया तब तक वो रिफंड अप्लाई कर चुके थे सर। ओके। रिफंड फर्स्ट अपील अथॉरिटी से रिजेक्ट हो चुका था और उन्होंने कहा कि रिफंड एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन में। अब उस टाइम पे ये मैकेनिज्म अगर अप्लाई कर देते वो, मतलब अपनी अकाउंटेंसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करते और उस करते तो हो जाता। बट अब जब हम लोगों के पास तक आया तब तक उसमें ये रिफंड की अपील हार चुके थे। तो अब हाईकोर्ट को इस पॉइंट पे पेंडिंग में तो पॉइंट ऑफ उस पे लेगा ना, मैटर ऑफ फैक्ट्स पे देखेगा हाईकोर्ट। बेटर फैक्ट्स पे देखेगा सर, बट वही है कि रिफंड के केसेस में जहाँ पे भी ये आ जाता है कि रिफंड देना है वो भी ITC का, तो थोड़ा सा इन लोगों के हाथ थोड़े से बन जाते हैं सर। मगर प्रैक्टिकली सर यहाँ ITC का रिफंड कहाँ दे रहे हैं वो? आपके एक्ट से मेरे को बिल बाद में आया, मगर मैं तो कैश से जमा कर चुका ना, मैं वही तो पैसा मांग रहा हूँ अपना जो मैंने कैश से आउटपुट लायबिलिटी में दिया है। इन्होंने सर उसका 54(3) का रिफंड अप्लाई कर दिया था उसका। अगर वो एक्सेस ऑफ टैक्स में करते तो शायद उनको तो शायद मिल जाता है। इन्होंने 54(3) में रिफंड अप्लाई कर दिया था। जी ये इशू हो गया था जी बिल्कुल सर। अब हम लोग इसके बाद सर 2-3 केसेस हैं। एक तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन में अभी सुप्रीम कोर्ट का कल एक जजमेंट आया
शांति किरण इंडिया के केस में, ऑल्दो ये दिल्ली वैट एक्ट का मैटर था और उसमें 2013 में जजमेंट आया था, बट इसमें इन्होंने कहा कि जहां पे भी रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है बट जो परचेजर है उसने लेजिटिमेटली टैक्स पे किया हुआ है, और जहां पे भी वो एग्जिस्ट कर रहा था उसने रिटर्न्स फाइल किए हैं, उसका बाद में अगर कुछ इन्होंने उसका कैंसिलेशन किया है तो उसको उसकी वजह से आप उसकी आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते, उसको फेक आईटीसी कह के। इसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सर एक सॉल्वी एंटरप्राइजेस का था, वो भी यही कहता है, ऑल्दो बाकी जो जितने केसेस हैं जिसमें उन्होंने फेक आईटीसी को रिजेक्ट किया है, उन्होंने ओनरस कंडीशन इम्पोज करी हैं डीलर के ऊपर कि आपको ये जितनी भी कंडीशंस हैं सारी आपको फुलफिल करनी है। 155 के हिसाब से आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी दिखाने की। ठीक है। बट जहां पे रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन है और डीलर ने रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, ट्रांजैक्शन वहां पे जेन्युइन मानते हुए हाईकोर्ट ने फेक आईटीसी के केसेस को भी अलाउ किया। एक सर इसमें इम्पॉर्टेंट केस एक ये भी था सोराजा रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जहां पे फैक्ट्स इसके ये थे कि उन्होंने सेक्शन 74 की नोटिस नहीं दी, सीधे इनका क्रेडिट उसका 83 का ऑर्डर करके अटैचमेंट कर दिया उसमें। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप केवल सेक्शन 83 का एक छोटी सी नोटिस इशू करके प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते बैंक अकाउंट का, जहां पे सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग अभी तक इनिशिएट भी नहीं हुई है। तो आपको पहले तो कोई एक्शन दिखाना पड़ेगा सेक्शन 74 का कि ये आईटीसी फ्रॉडलेंटली दी गई थी, और उन्होंने कहा कि जहां पे भी आप सेक्शन 83 की पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हो वहां पे आपके पास एक प्रोबेबल क्लॉज होना चाहिए, क्योंकि ये सब ड्रैकोनियन पावर्स हैं और केवल आपने एक नोटिस इशू कर दी, सेक्शन 83 की भी नोटिस नहीं थी, वो केवल एक नोटिस थी कि आपका ये इस क्रेडिट इतना है इसलिए आपका प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा रहा है बैंक अकाउंट का। तो उस केस में भी मैं ये तीनों केसेस सर शेयर कर दूंगा। ये केस भी काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप सेक्शन 74 को की नोटिस नहीं दोगे, केवल आप उसके कुछ प्रोसीजरल लैप्स की वजह से उस पे आप इतना सिविल लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते, इतना ओनरस एक्शन नहीं ले सकते हो। सर यही मेरी छोटी सी सर प्रेजेंटेशन थी। आप यशवनी सर इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ मैं? जी सर। नॉर्मली प्रैक्टिकली आप तो हाई कोर्ट में करते हैं, जो नॉर्मली असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ये लोग जो करते हैं जी, सपोज दैट सर जैसे केस असेसमेंट अब 20-21 के चल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि उनके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट से हुआ 2025 में हुआ, हाँ 74 के नोटिस इशू कर देते हैं ये लोग 74 Assessing authority। नोटिस इशू कर रहे हैं जी। तो सर 74 बेसिकली एप्लीकेबल केवल उसी कंडीशन में तो होता है कि जब फ्रॉडलेंट ये मैंने बिल्कुल इंटेंशन से रीजन ऑफ इवेड ऑफ टैक्स की किया, तो कैसे प्रूव, कहीं प्रूव नहीं होता तो ये कैसे एप्लीकेबल है कि ये सीधे इशू कर देते हैं? यहाँ तो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए ना सर। बिल्कुल सर रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और इसीलिए अब जो या तो आप अनलेस प्रूव करिए डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। वही आपको 74 में जो सर पहले के जो एक्साइज के और सर्विस टैक्स के जितने भी केस लॉ थे उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा हुआ था कि अगर आप ये एक्सटेंडेड पीरियड ले रहे हो जिसमें आप पेनल्टी पूरी लगा रहे हो, उसमें ओनस पूरा आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करो। केवल आप एक एलिगेशन लगा के कि ये क्योंकि ऐसा हो गया इसलिए हम 74 इन्वोक कर रहे हैं, ये चीज नहीं हो सकती। ओनस पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि ये जो भी आपने आईटीसी जितनी भी आपने ली है ये फ्रॉडलेंटली ली है और विद इंटेंशन। फ्रॉडलेंटली कैसे? यदि 31 से इश्यू होके आ रही है, आपके चेक पोस्ट पे उसका वो टैक्स पे होके आ रहा है, गुड्स रिसीव हो रहा है, सिंपली आज की डेट में आप वो करें प्रूव करूं, 5 साल पहले की कैसे प्रूव कर सकता है बंदा? यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हीकल ट्रैक हुआ वहां से चला यहाँ आया, आप कहते हो सिंपली कि साहब उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, अनलेस प्रूव कि वो बोगस था। फेक इनवॉइस तभी तो होगी यदि वो बोगस था, उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कभी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कभी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसी था। कंडीशन में तो आप करोगे ना सर। सर अब आपने मान लीजिए इन्होंने 2022 का ट्रांजैक्शन है, अब इनके पास पहले तो 74 में 5 साल तक की लिमिटेशन थी,
अब तो वो और बढ़ गई है 74A आ जाने के बाद से। आप उसको 3 साल बाद कह दो कि वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, हमने सर्वे किया, वो था नहीं वहां पे, अब किसी भी कारणवश उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो उसका ये मतलब थोड़ी हो जाएगा कि उस फेक आईटीसी हमने अक्रू कर ली है। सर बट सर ये सब लोग यही कर रहे हैं, क्या बताया जाए। इनके पास इतनी ऐसा एक्ट इनको दे दिया गया है और ऐसे ऑफिसर्स के पास ऐसा एक्ट पहुंच गया है सर, ये प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हैं बेसिकली, केवल मिसयूज कर रहे हैं सर। ऐसे 73 के अंदर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ सर जी नॉर्मली देखिए, आप अपने लास्ट के 3 इयर्स में जब से जीएसटी आया, जी 16 to 19 के जो भी असेसमेंट्स हुए में इन्होंने लिया कि 2A के अंदर आपकी आईटीसी नहीं दिख रही, तो उन्होंने उसको रिवर्सल कर दिया और 73 में आपने टैक्स डिमांड निकाल दी। क्या 73 में निकल सकती है डिमांड? 73 शॉर्ट पेड के लिए टैक्स है, शॉर्ट पेड के लिए आईटीसी। वहां मैंने अवेल करी अपनी प्रॉपर, मेरे पास इनवॉइसेस हैं प्रॉपर, मैंने गुड्स रिसीव्ड है मेरे पास 31। अब सर उसमें कैसे कर सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ 2A? क्योंकि वहां पे एप्लीकेबल सर 2A जस्ट फॉर हमारा चेकिंग का प्रोविजन था केवल, और वो भी 2019 में आया। 2019 में आया सर। जनवरी 22 से आपने लगा दिया 2B, मानते हैं एक्ट के अंदर प्रोविजन लाए, उससे पहले तो नहीं था डायरेक्ट। तो क्या कैसे हो सकता है पॉसिबल? सर पॉसिबल 73 में निकाल लिया। व्यापारी बेचारे, बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं ना जो देख ही नहीं पाए, जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखा बोलते हैं। सर 17-18 में तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी को आइडिया ही नहीं था कि कैसे क्या डील करना है। आज की डेट में सब पोजीशन हो रही है, जिस 6 साल बाद उसका इन्होंने बैंक अटैच करके उससे पैसा निकाल लिया। वो उसके लिए क्या हाई कोर्ट से रेमेडी है? क्योंकि टाइम निकल चुका उसका, 4 महीने में वो अपील कर नहीं पाया, उसे पता मिली ही नहीं टाइम। सर उसमें ये है कि रिमांड अभी हाई कोर्ट में अभी तक तो सर रिमांड हो रहा है, जहाँ पे ये इशू आ रहा है कि आप उसको ऑनलाइन पोर्टल पे पढ़ा, आप देख नहीं पाए जी। अभी तक तो सर इसमें रिमांड हो रहा है, बट हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आप 10%, अभी इसके पहले तक दशहरा के पहले तक बिना 10% के रिमांड हो रहा था, लेकिन उसमें आपको प्रोबेबल कॉज दिखाना पड़ रहा था। अब हाईकोर्ट कह रहा है कि जहां पे भी ऑनलाइन आपने कम्युनिकेशन किया है, इसमें 10% ऑफ टैक्स जमा कराइए, ठीक है, और इसको हम रिमांड करते हैं कि आप फिर से उस पर जाके असेसिंग अथॉरिटी के पास रिमांड करते हैं कि आप फिर से जाके अपना केस जैसे 10% जमा कराएंगे, वो आपको फिर से शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद आपको 1 महीने का टाइम देगा, प्रॉपर रिप्लाई फाइल करिए, उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग दीजिए। इवन बहुत से सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर दिख रहा है, उन्होंने लगाया कि 2A में मिसमैच है और 2A के अंदर दिख रहा है, वो कह रहे हमारे पोर्टल पे नहीं दिख रहा, जवाब नहीं दे पाए ना। उन कंडीशंस में यदि 10% देके हाईकोर्ट हम डायरेक्ट जा सकते हैं सर। डायरेक्ट जहाँ पे अपील की लिमिटेशन खत्म हो गई, वहां पे तो अगर अपील करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। इशू सबसे बड़ा ये है कि एक बार अपील, तो हम क्या डायरेक्ट हाईकोर्ट आ सकते हैं ये ग्राउंड लेकर? सर हाईकोर्ट ओनली विद फॉर द पर्पस ऑफ रिमांड सर। हाँ, ओनली फॉर पर्पस ऑफ रिमांड ही कह रहे हैं, ओनली फॉर पर्पस, क्योंकि उसके बाद हाईकोर्ट उसके अलावा अगर डायरेक्टली आएंगे तो मेरिट्स पे देखेगा नहीं, उसको डायरेक्ट रिमांड के लिए आ सकते हैं सर। ठीक ठीक, वही चाहिए सबको, रिमांड हो जाए अपने फर्दर दिखा ले, रिमांड हो जाए अपना, सब लोग अपना वहां पे, भाई सबके पास कुछ ना कुछ सर है, देखिए सबके पास, अब देख नहीं पाया आदमी। अच्छा सर, उन्होंने अब 2023 में 17-18 का किया, 4 महीने बाद 18-19, फिर 4 महीने बाद 19-20, फिर 6 महीने बाद 20-21। सर उसमें मतलब आदमी एक नोटिस की रिप्लाई करे, तब तक में दूसरी नोटिस, दूसरा बम्बार्डमेंट है सर। पता नहीं कैसे सर 1 साल में इन लोगों ने 2 साल बम्बार्डमेंट कर दिया। दूसरी बात ये कि यदि आपने कोई नोटिस 61 की दे दी 3 साल पहले, हाँ, तो हमने उसका रिप्लाई दे दिया, तो आपको डिस्पोजल तभी करना चाहिए, तब तो किया नहीं इन्होंने, तब नहीं किया। और उसके बाद याद रखिएगा, रोज थोड़ी ना खुलेगा व्यापारी। सर केसेस यहाँ तक ये हैं कि आपने एक टैब बना दिया, एक शो कॉज नोटिस इशू करी, उसके बाद आपने दूसरा टैब उसी साल की वही शो कॉज नोटिस दूसरे टैब में अपलोड कर दी, एक शो कॉज नोटिस में जवाब दे दिया, वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जिसमें जवाब नहीं दिया उसको इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। बिल्कुल कि ये आपने क्योंकि जवाब नहीं दिया तो इसलिए सीधे सीधे ऐसा हो जाएगा। सर 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 जी सर, हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? मेरा एक तो क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन पर जी। तो उसमें मैंने क्या है कि मेरे तो जैसे बाप दादा की संपत्ति थी, तो समय के अनुसार मकान मालिक से कंपनी के नाम से ट्रांसफर करवा लिया नाम, और कोई एग्रीमेंट नहीं है। किसके नाम पे ट्रांसफर करा लिया सर आपने? आवाज नहीं, सॉरी। जैसे सपोज करिए आज से 40 साल पहले मेरे पिताजी के नाम से जगह थी जी, तो अब मेरा बेटा काम करना चाहता है,
तो बोलता है कि मैं कंपनी के नाम से भाड़ा का बिल करवाऊंगा, रेंट बिल। तो उसने मकान मालिक से भाड़ा का रेंट बिल बनवा लिया, लेकिन हमारा रेंट एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। और जब रजिस्ट्रेशन लूंगा तो वहां मेरे को क्या दिक्कत आएगी? सर तो रेंट एग्रीमेंट तो अब वो तो मांगेंगे आपसे रेंट एग्रीमेंट। आप अगर उसके नाम या तो आप कंसेंट दें या रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। सर अगर रेंट की रिसीट दिखा रहे हैं आप केवल, अभी उसमें एक और इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था 2025 में ही, मेरे पास अभी एग्जैक्टली उसकी कॉपी नहीं है, लेकिन उसमें उसमें वो लोग दिया था कि इलेक्ट्रिक बिल हो जाने से भी हो जाएगा। तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उन्हीं के नाम पे आ रहा होगा ना, जिसके नाम हाँ, पे घर है। कंपनी के नाम से ही है। नहीं, वो क्या तो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है अकेला इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। रेंट एग्रीमेंट इज मैंडेटरी सर। तो फिर जो एग्रीमेंट करने बाद तो फिर मकान मालिक का 4 साल बाद मन बदलेगा, बोले निकलो मेरे से 2 रुपया लेके नाम ट्रांसफर कर दिया, तो 4 लीज साल कर बाद उसकी दीजिए, इच्छा हुई तो बोले निकल जाओ मेरे से। तो लीज करा लीजिए। लीज करा लीजिए सर। अब लीज वो क्यों करेगा? वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे को लीज क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता सर? लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स के लिए दे रहा, पे करे ना मैं स्टैम्प ड्यूटी, यदि मुझे लॉन्ग टर्म चलाना है तो। अदरवाइज फिर फर्दर चेंज करेंगे हम। ये थोड़ी ना हो सकता कि रेंट एग्रीमेंट में परमानेंट इस चीज को कर लो कि नहीं साहब मैं ही करता रहूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो भी कहेंगे कि मेरे साथ हुआ था केस, बोले 30 साल से हूँ, अब पिताजी के नाम से पलटी करो नहीं तो यहाँ घर खाली करो, मेरे को काम करने के लिए जगह चाहिए। सर उसमें रेंटल एग्रीमेंट अब ये है कि अब जैसे आपके में तो फादर की है, हेलो फादर क्यों निकाल रहे हैं सर अपने बेटे को? हेलो 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 सर आवाज आ रही है आपकी? प्लीज आगे बोले। तो मैंने तो एप्लीकेशन किया है, वैसे ट्रेड लाइसेंस भी दिया है, इलेक्ट्रिक बिल भी दिया है, बैंक अकाउंट भी दिया है, प्रोफेशनल टैक्स भी दिया है, जितने मकान मालिक का टैक्स बिल भी दिया है, जमा सब दिया है पेपर। वो रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे? रिजेक्ट कर रहे हैं कि पेंडिंग रखा हुआ है सर? नहीं, अभी अभी तक से 4 दिन हुआ है, मैं 7 दिन तक वेट करूंगा, उसके बाद बात डिसीजन लूंगा। सर अगर रिजेक्ट करते देखे कुछ ना कुछ तो उनके तरफ से होना पड़ेगा, तो वो पेंडिंग रखे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो डिपार्टमेंट से कुछ पैरवी नहीं हुई है, 4 दिन हुआ एप्लीकेशन किए को जी। मैं पहले से प्रिपेयर होना चाहता हूँ कि अगर कोई डिपार्टमेंट कुछ बात बोले तो मैं पहले से तैयार कर लूं। उसमें सर अभी एक नोटिफिकेशन है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें इन्होंने ईज ऑफ बिजनेस के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी रजिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने कहा था जितनी डेट को निकाले हो थोड़ा बता देंगे तो मैं भी खोज के निकाल लूंगा बाद में। सर मैं 1 मिनट अभी आपको देख के बता रहा हूँ बस। हेलो 1 मिनट सर बता रहा हूँ बस। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन रखी हुई है इसमें सर। हम आपको निकाल के वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तब तक में सर इसमें किसी ने क्वेश्चन चैट में पूछा हुआ है कि ब्रिक पे या मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप उसमें कर देना। जी 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 सर जी, हम अब अभी दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, अभी उसको सर्च करके दे रहे हैं। इसमें सर अभी तो किसी ने पूछा था कि ब्रिक रेट पे क्या टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, तो उसमें सर एफएक्यूज में है ब्रिक को लेके कि टैक्स लायबिलिटी आपकी विद आईटीसी उन्होंने कम कर दी है, 12% पे कर दी है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ सर। 1 मिनट मुझे टाइम दें सर। उसमें कोई चेंज नहीं है ब्रिक पर, 12% ही है विद आईटीसी। 12% है विद आईटीसी और विदाउट आईटीसी 6%। 6% जी। हेलो जी सर। एक तो सरकार कह रही थी कि 12% और 28% हमने खत्म कर दिया। ये कंफ्यूजन मार्केट में बहुत है कि ब्रिक पे 12% में है कि वो है HSN 6904 है। कमोडिटीज है उन्हीं को कम किया गया है, बट स्पेशल स्कीम है सर, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आया हुआ था पे रेट ऑफ टैक्स। ब्रिक में कंपोजिशन कहाँ है? सर भट्टे वालों पे है ना, कंपोजिशन कहाँ? तो सर वही तो है, 6% ले रहे हैं ना वो। 6% विदाउट आईटीसी, पहले 6% विदाउट आईटीसी था और 12% विद आईटीसी था। कंपोजिशन से बाहर था, कंपोजिशन में कोई भट्टा नहीं जा सकता। तो ब्रिक क्लीन वाले हैं वो क्या बेचेंगे, वो तो 6% पे देना है उनको, उन्हें तो बिलिंग 6% पे करनी है।
भाई नहीं करनी क्या होगा, अगर हम विद आईटीसी जाएंगे तो 12% टैक्स रेट आप कह रहे हो खत्म कर दिया, और 12% अब भी जिंदा है। 17/9 को नोटिफिकेशन किया है 12% का, उनके हिसाब तो से ये तो केवल 12% खत्म कैसे हुआ? उनके हिसाब से तो केवल 2% है, उस 2 ही टैक्स रेट है, बट टैक्स स्लैब अगर देखे तो असली में 6 टैक्स स्लैब है, 40% भी तो है। हम 12%, 3% भी है, 3% भी है, उससे तो आधा % भी है, 1% भी है, कौन % भी है, बहुत सारी मगर चीजें सर। हाँ, भट्टे पे जो इन्होंने 17 तारीख को 17/9 को 17/9/25 को इन्होंने कहा 6% ये 6% वो विद आईटीसी। 17/9 को 1/22 नहीं, 1 मिनट, ये 17/9/25 को 14/25 नोटिफिकेशन नंबर, इन्होंने कहा 6% सेंट्रल जीएसटी, और इसी तरह यूपी ने भी कर दिया, तो 12% हो गया ना। अब ट्रेडर, अब मैन्युफैक्चरर नहीं ट्रेडर है, तो 12% देना उसको ईटे का। जी 12 देना है सर। हाँ, तो ये सरकार जो प्रचार कर रही है कि 12% 28% खत्म कर दिया, ये कंफ्यूजिंग पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। प्रचार की बातें अलग है सर, नोटिफिकेशन कुछ और कहता है सर। हाँ, सर नोटिफिकेशन ये यही पता है, हमें तो नोटिफिकेशन तो चलना है सर, प्रचार कुछ कह रहा है सर। नहीं, आप आफत की है ना क्लाइंट, इसलिए हमने क्लियरिफिकेशन मांगा आपस में बात करने में। सर अभी सर रजिस्ट्रेशन का जो पूछ रहे थे वो इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2025 है। 3/2025 इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2000 17 का ना जी 17 अप्रैल का, सर क्या 17 अप्रैल 2025 को निकला है 8 पन्ना का। हाँ 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 वही है सर। ये मैंने निकाल लिया है, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। जी सर। कोतरा साहब उसमें बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं। 5560 हाँ हेलो उसमें हेलो जी 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 सर। मतलब उसकी पढ़ाई करके ऑफिसर जो मेरी इंक्वायरी करेगा तो मैं भी उसमें जो प्रश्न पूछ सकता हूँ उससे। सर उसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर प्रीमाइसेस नॉट कवर्ड अंडर 1 है कि जहाँ पे प्रीमाइसेस रेंटेड है वहां पे वो अपना रेंट या लीज एग्रीमेंट कोई एक चीज उसमें अपलोड कर दे। जहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ लेसी वहां पे सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, और तो जहाँ लेसी पे मकान मालिक का प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया हूँ मैं। जी सर। और उसके बाद थर्ड कंडीशन है जहाँ पे प्रेमिसेस, इसमें सर थर्ड कंडीशन है जहाँ पे प्रेमिसेस ओनरशिप रिलेटिव के पास है, बट आपकी कंपनी है तो रिलेटिव के पास माना नहीं जाएगा उसमें। ना वो तो अब अपनी हो गई जी नहीं तो सर इसी के हिसाब से मेरे को जहां तक लगता है जो मैं उपवास से जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मैं तो एक व्यापारी हूँ जी, तो उसी का पूरा बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ मैं। जी जी ठीक है भाई। और एक आप लोगों को एक एक मैं अपना एक सजेशन आप लोगों को बताऊं जो मैंने कल समझा। आज जो 50 करोड़ का जो टर्नओवर करता है ना, और जो व्यापारी बाहर से माल मंगा के सर्विस टैक्स भर रहा है और व्यापार 5% में कर रहा है, उस पर टैक्स की लायबिलिटी एकदम मिनिमम में हो जा रही है व्यापार करने में, तो उसको कितनी इजी कर दी गवर्नमेंट ने। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? सर एक मिनट। हेलो हेलो हाँ सर। जी सर आप बोले प्लीज, मेरे वो हो गया था, कैंसिल आउट हो गया थोड़ा सा। मेरा प्रश्न है, जिस व्यापारी ने 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और बाहर से माल मंगा के बेच रहा है, बाहर से कहाँ तो से बाहर से कहीं से भी अदर स्टेट से, अच्छा जी, तो वो क्या उसके व्यापार में एकदम मिनिमाइज से मिनिमाइज टैक्स हो गया। व्यापार करना उसके लिए कितना इजी हो गया। इजी तो सर व्यापार करना सभी के लिए हो गया जैसे होता है सर, कैसे हो गया बताएं तो टैक्स तो वही रहेगा सर। बता रहा हूँ चीज बढ़ गई सर, बता रहा हूँ कैसे हुआ जी कि उन्होंने सपोज करिए 10 लाख रुपया की सर्विस ली जी, उस पर 18% जीएसटी भरेगा वो। ठीक है
1,80,000 रुपया है, और उसने 50 लाख का माल बेचा तो उसपे 5% का लाइबिलिटी आई, तो 2.5 लाख रुपया की टैक्स बनी लाइबिलिटी। सर्विसेज किस चीज के लिए उसने? सर्विसेज किस चीज के लिए 50 लाख के माल में? उसमें गुड्स परचेज, मतलब 10 लाख पे सर्विस ली, सर्विस पे 18 लाख रुपए 18% का टैक्स दिया जमा। किस चीज की सर्विस पर क्या था? जीटीए। जीटीए सर, एक बात हेलो सर, प्रैक्टिकल कोतरा साहब, 50 लाख रुपए का माल पे 10 लाख रुपए जीटीए कहीं नहीं लगता सर। नहीं, जो 50 लाख उसका टर्नओवर किया, सर्विस जीएसटी दिया है, भाड़ा बढ़ा उसने 10 लाख, 10 लाख पर 18% जीएसटी बोला। 50 लाख पर 10 लाख भाड़ा कहीं नहीं होता भाड़े पर। चलिए ठीक है सर, आप आगे चलिए सर। एकदम। तो उसको माइनस करने के बाद में जो पैसा बचा उसको भरना पड़ा, तो मिनिमम टैक्स रहा उसके ऊपर। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, तो सर्विस पे जो पेमेंट किया हुआ है वो तो टैक्स काटेगा, वो सरकार उसको अलाउड कर रही है, वो 18% में देगा, 5% में वो देगा नहीं, कि 5% में उसको आईटीसी मिलेगा नहीं, 18 में आईटीसी मिलेगा, अब बिजनेस है 5% का। अरे देगा तो अपनी ही जेब से, किसी दूसरे की जेब से देगा। जहाँ उसको 10-20 लाख रुपया भरना पड़ता था, वहां लाखों रुपया में भरना कौन पड़ेगा। अपनी जेब? अरे भाई 18% देगा तो अपनी ही जेब से, किसी दूसरे की जेब से। अरे देगा, अगर तो नहीं देगा तो उसको फाइन लग जाएगा ना। जीटीए लेगा तो 5% देगा, और 5% और 5% देगा नहीं तो उसको आईटीसी मिलेगा नहीं। अरे 5% भाई देगा नहीं, वो आईटीसी मिलेगा नहीं उसको। आरसीएम में जीटीए देगा तो 5% देगा, 5% की आईटीसी ले लेगा, 5% तो उसके जो 13% टैक्स पूंजी फंसी है वो बच जाएगी। 5% सर, 5% का आईटीसी नहीं मिलेगा उसको। कौन कह रहा है आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए में? जीटीए में आरसीएम में 5% आईटीसी कौन कह रहा है नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं, अभी का नियम है, पूछिए संजय सर से, सर बैठे उनसे 5% पूछिए, आपको आरसीएम मालूम में हो जाएगा। आईटीसी कैसे नहीं मिलेगी? सर जीटीए का 5% ही वो था, पढ़िए। आरसीएम नहीं मिलेगी कौन कह रहा है? आरसीएम में आईटीसी नहीं मिलेगी कौन कह रहा है? 5% में नहीं मिलेगा, 18 में मिलेगा, 18 में मिलेगा। तो भैया आरसीएम में 5% जमा करेगा तो कौन देगा? कहाँ लिखा है? जो व्यापारी देगा, जो सर्विस ले रहा है। हाँ, व्यापारी 5% क्यों देगा? वो 18% देके बेनिफिट 50 लेगा ना। लाख का टर्नओवर कर रहा है, 10 लाख जीटीए में टैक्स में 50 18% टैक्स दे लाख रहा का है। नहीं, 50 करोड़ का। 1,80,000 आईटीसी मिल गई, और 5% अगर वो उसका सामान बेचेगा तो 1,80,000 आईटीसी मिल जाएगी। हाँ, बस काट लेगा वो, तो उसकी मिनिमम हो गया ना टैक्स जमा। जीटीए काम नहीं है। अब टावर साफ नहीं आ रहा है, इसलिए क्लियर नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, कि 5% में आईटीसी नहीं है, अब जीटीए में खत्म हो गई 22 तारीख से। 5%। हेलो सर, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ठीक करिए सर। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरा तो ठीक कर दीजिए। किस बात पे सर? जीटीए, इस पे जीटीए वाले पे? हाँ, कि इसमें 5% में अगर आईटी आरसीएम भरता हूँ तो मेरे को इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा, और अगर मैं 18% भरता हूँ तो मेरे को मिलेगा। सर ये तो आईटीसी की बात कर रहे हैं आप, ये आरसीएम देखिए सर, वो प्रोसीजरली वो प्रोसीजरली वो बात अलग कर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हो सर वो एक्ट के हिसाब से वो बात सही कर रहे हैं आप, लेकिन प्रोसीजरली वो बात कर रहे हैं वो भी सही है सर। मेरा एक्चुअली नेट बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, पूरी बात सुन नहीं पाया, आप थोड़ा समझा दीजिए इस विषय को। सर अभी कौन समझा रहा था? सर हमें थोड़ा सा, हमें इस बात संजीव अग्रवाल जी थे, वो भी शायद मेरे तरह व्यापारी होंगे। नहीं सर, वो व्यापारी तो नहीं है सर। तो अच्छा, मैं ही पूछ रहा हूँ, उसको आप समझाओ। मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको कि सरकार का जो मैंने जो पढ़ा उसमें बोला कि 5% अगर आईटीसी दोगे, मतलब आरसीएम भरोगे तो आपको इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा, 18 दोगे तो आपको इनपुट क्लेम मिलेगा। ये बात सही है या गलत है? सर तो आप जीटीए में डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। मैं तो व्यापारी हूँ, मैं माल मंगा रहा हूँ, जीटीए से सर्विस ले रहा हूँ। सर एक मिनट, हमको सर इस बारे में सर थोड़ा सा आइडिया नहीं है। हाँ
देखो संजय देखो सर आप मुझे अजय बोथरा जी काम कर लीजिएगा। अजय जी बोथरा जी, हाँ सर, आप एक काम कर लीजिएगा, सर का नंबर ले लीजिएगा, सर से बाद में पूछ लीजिएगा टॉपिक, हाँ ठीक इसे है ना? संजय सर क्लियर कर देंगे, संजय सर। हाँ, सर से बाद में पूछ लीजिएगा अलग से। हाँ जो भी टॉपिक चल रहा है आज ही चलने दीजिए पहले फिलहाल तो। हाँ सर इस पे अदरवाइज इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन हो सर तो? इस टॉपिक पे किसी संजय भाई कोई इसका क्वेश्चन है? सर मेरे क्वेश्चन था सर, जी सर। जैसे देखिए जिस तरह से जो भी आगे के फ्यूचर 2026 के प्रेशर्स में इन्होंने कुछ चीजें एग्जाम करी है जी। टैक्सेबल से, यदि एग्जाम कर दी कोई चीज है तो हमें वो जो मेरे पास इनपुट है उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, जी सर। ठीक है? फर्दर यदि कुछ सालों बाद ये फर्दर एग्जाम चीजों को टैक्सेबल कर देंगे तो फिर मुझे आईटीसी किस प्रकार से देंगे? उस टाइम जो मेरे पास स्टॉक होगा हो सकता है वो मेरा कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा हो। सर बट कैरी फॉरवर्ड तो अगर नेक्स्ट उसमें होगा तभी आ रहा होगा आपका। जी, अगर आगे सपोज आज की डेट में मेरे पास 10 लाख रुपए का स्टॉक था, जी मेरा फाइनेंस जो गुड्स है आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई, जी तो 10 लाख रुपए पे मेरा इनपुट है वो मुझे रिवर्स करना है। अकॉर्डिंगली मैंने कर दिया, प्रोविजन हो गया। आज से 1 साल बाद फर्दर हो गया ये टैक्सेबल हो गया, तो मुझे वो गुड्स मेरे पास स्टॉक में रहेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर उस पे कैलकुलेशन जब आपने सब रिवर्स कर दिया कुछ तो बच उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे ना, वो तो रिवर्स हो गया, वो पहुंच गया, हाँ वो तो तो रिवर्स सरकार हो को गया वापस देना पड़ेगा ना मुझको वोटिंग। सर। वो तो जब सरकार देखिए जिस हिसाब से ये इन लोगों का डिसीजन है, मुझे तो नहीं लगता ये सरकार वापस कुछ आईटीसी कभी करेगी। आईटीसी अगर आपके पास स्टॉक में पड़ा है और वो टैक्सेबल हो जाता है अगर, तो आपके पास इनपुट तो वैसे भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप जब तक सरकार स्पेशली आईटीसी के लिए प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक हम लोग आईटीसी उस चीज की ले नहीं पाएंगे। देखिए सर वही तो है ना कि उस सब सपोज है फर्दर टैक्सेबल हो जाता है, उस टाइम जो स्टॉक रहेगा हमारे पास गुड्स का, वो उसको तो उसके लिए रेट का किस तरह से, या जैसे वेट में लाए थे उसी तरीके से करेंगे ये लोग, पर्टिकुलर अमाउंट निकाल कर टैक्स का स्टॉक को उसी के हिसाब से देंगे? सर उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली देना चाहिए, मेरे हिसाब प्रोपोर्शनली वही देना चाहिए ना सर, से मेरा भी प्रोपोर्शनेटली देना चाहिए उस हिसाब से। सर एक दूसरा अलग से सप्लाई पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? जी सर बताएं प्लीज। नॉर्मली देख रहे हैं आजकल जो कोई भी सरकार आओ उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। पुत्रा साहब एक मिनट दूसरा एक क्वेश्चन और है सर। यशोनिधि सर ये बताइए, आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरे इंडिया में वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, और वो वहीं से गुड्स परचेज करती हैं, ठीक, प्लेस ऑफ सप्लाई पे है तो गुड्स में वो डिलीवर वहीं करा लेती हैं जहां पर वो वर्क कर रही है, सेम बिलिंग होती है उनकी अपनी फर्म जहाँ पे प्रिंसिपल बेस पे। जी। उस कंडीशन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन में वो लोग कहते हैं कि हमें आईजीएसटी पे बिलिंग करें, जी। और प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन करता है कि उसके अंदर स्टेट का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एजीएसटी। उसमें सर इसमें सबसे बड़ा इशू तो उसमें ये आ जाएगा कि क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन से होना है। सर वहां वही तो बात हो रहा है, क्योंकि बिलिंग हो रही है सपोज आउट ऑफ द स्टेट वाले के लिए, मगर जो गुड्स डिलीवर हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है, तो जो सप्लायर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो आईजीएसटी चार्ज करे या सीजीएसटी और एजीएसटी करे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन ये करता है कि जहां पर गुड्स डिलीवर होगा टैक्स उसी के अकॉर्डिंगली लगना है। तो उससे आपसे सपोज यूपी के अंदर, सपोज कोई कलकत्ता की फर्म है, यूपी के अंदर कोई वर्क ऑर्डर मिला कहीं कोई चीज बनाने का, उसने सीमेंट और बालू सीमेंट खरीदा या आयरन स्टील खरीदा, यूपी से ही खरीदा किसी कहता बिलिंग मुझे करो कलकत्ता पे, मेरा जीएसटी ये है, गुड्स मेरा कलकत्ता नहीं जा रहा, स्टेट क्रॉस नहीं कर रहा, तो मैं आईजीएसटी चार्ज नहीं कर सकता एज पर मेरी नॉलेज, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी जब यूपी में ही है, तो मेरे हिसाब से तो सीजीएसटी और एजीएसटी ही करना पड़ेगा। सर एक मिनट, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन देखे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके उस पे आएगा कि जहाँ पे चार्ज हो रहा है गुड्स, आईजीएसटी का सर आईजीएसटी का जी सेक्शन 10 में जी प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे सबसेक्शन 4 आईजीएसटी का सबसेक्शन 4 में, हाँ इसका 10 का सबसेक्शन 4। सर ये सी है 1C
Where supply does not involve the movement of goods, whether by the supplier of the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of the delivery of the recipient. सर एक जब अगर इसमें रेसिपिएंट जो आ गया आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the location of such goods at the time of delivery to the recipient. जी आपका कहना है कि डिलीवरी केवल शिप टू हो रही है यूपी में ही और बिल टू हो रही है कलकत्ता में। सर तो रेसिपिएंट इसमें इन द एंड तो कलकत्ता की फर्म रही। तो सर वही बात कह रहे हैं, इन फ्यूचर में हम आईजीएसटी लगाएंगे सर एक्ट एज पर एक्ट, और उसको आईजीएसटी का बेनिफिट ले सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है। और फर्दर करको नहीं होता एडजुडिकेट में कि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई में गुड्स तो यहाँ डिलीवर कर दिए। जी सर, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई के कल को एडजुडिकेशन के टाइम पे अफसर हमसे ये कह सकता ना कि गुड्स तो आपने डिलीवर कर रहे थे यूपी में, तो कंजम्पशन तो आपका यूपी में हुआ, तो सीजीएसटी और आईजीएसटी क्यों नहीं किया? बट उसमें फिर यही बात आ जाएगी कि क्योंकि वो जब प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन कर रहा है कि रेसिपिएंट कलकत्ता का, जी, तो ऑफिसर को फिर ये इसी से बाउंड होके चलना पड़ेगा क्योंकि रेसिपिएंट भाई कलकत्ता का है। सर मेरा प्रॉपर जहां रजिस्टर्ड है मैं उसमें बिलिंग कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो आईजीएसटी लगाना चाहिए मुझे। हाँ आईजीएसटी लगेगा सर उसमें, बस आईजीएसटी लगेगा सर उसमें। थैंक यू। तो कलकत्ता कॉन्ट्रैक्टर भी आईजीएसटी का बिल काटेगा पार्टी के ऊपर जिसका काम कर रहा है, वो भी आईजीएसटी करेगा। हाँ तो एडजस्ट बैठ गया ना। इसमें सर इशू ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि टैक्स किस स्टेट को मिलेगा। जो मोटा मोटा फाउंडेशन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसका ये कॉन्सेप्ट है कि टैक्स किस स्टेट को मिलेगा, और इसी वजह से ये जो रेसिपिएंट है कलकत्ता का, ये कलकत्ता में ही उसका आईजीएसटी नहीं, यूपी से कलकत्ता आईजीएसटी से आया और कलकत्ता से यूपी वापस चला गया आईजीएसटी से, तो वापस वही मतलब घुमा के एडजस्टमेंट बैठाना है इसको। नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं बैठाना, नहीं इसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है यूपी का, सपोज करिए कलकत्ता से बिलिंग कर रहा है, तो क्या किस पे बिल करेगा वो? सर वही तो क्वेश्चन था, वही तो डिस्कशन हुआ पूरा अपना। वही तो मैं क्या कि यूपी से माल बिलिंग हुआ, कलकत्ता के नाम पे बिलिंग हुआ, और कलकत्ता वाले ने वहां काम किया, तो कलकत्ता वाले ने अपना बिल इशू किया उसके ऊपर। सर दो सप्लाई सर ये तो बता दें कि अभी ये सवाल तो बात करिए, इसी टॉपिक पे बात करिए जो आप पूछ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं अभी इसी बात का जवाब तो दिया है नहीं, मैं यही समझ रहा हूँ कि सप्लाई चलो वहीं यूपी की यूपी में हो गई, लेकिन पहले होता था ना कि जैसे आसाम में मैंने माल भेजा, दिल्ली से आसाम भेज दिया, बिल यहाँ से इशू कर दिया, वही वाला सिस्टम हुआ इसमें भी। हेलो जी, इसमें सर दो सप्लाई हो आगे बात समझ में आ रही है। आपका जो सर जो संजय जी कह रहे थे वो बात अलग थी, उसमें बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन था। आप जो बात कह रहे हैं उसमें दो सप्लाई हो गई है कि अगर यहाँ से कलकत्ता से उत्तर प्रदेश से कलकत्ता गया, वहाँ की बिलिंग हुई, फिर अगर दूसरी बिलिंग, नहीं माल कलकत्ता नहीं आएगा, माल कलकत्ता नहीं आएगा सर। इसके लिए मेरे हिसाब से आपके जो लोकल टैक्स काउंसिल है वो बिल्कुल क्लैरिटी दे, क्योंकि वो उस हिसाब से ट्रांजैक्शन को देख के बता पाएंगे सर। ना इस चीज का संजय सर को पूरा ज्ञान है। जी तो संजय सर से आप कांटेक्ट से संजय सर से कांटेक्ट में अभी वेबिनार में बोला ना 400 दूसरा वेबिनार है, इसमें कम से कम 300 वेबिनार मैं अटेंड कर चुका हूँ। जी सर। पृथ्वी असोल जी। जी सर। आज का वोटर थैंक करें सर का। जी सर। राष्ट्रगान। जी सर, धन्यवाद सर। सभी आदरणीय मित्र जो वेबिनार में उपस्थित है सभी को नमस्कार, हमारा प्रणाम, सभी को प्रणाम पेश करते हैं। आज के हमारे वेबिनार के सुंदर से सेशन में हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता श्री यशोनिधि शुक्ला जी ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। इस प्यारे पे सब्जेक्ट के लिए हम उनसे दो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट नहीं, 2 शब्द कहना चाहेंगे सर। एक शब्द हमारे लिए, एक आपके लिए। पहला शब्द है, पहली सेंटेंस है हमारे, गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। थोड़ा सा दूसरा शब्द आपके लिए सर, सुबह का हर फल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जहां गम की हवा छूकर भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत की जमीन दे आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। आप सभी लोगों का इतना मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया। अरे सर ये तो काइंडली से। आप अभी 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 थोड़ा सा सब रह गया, उनका सेशन भी रह गया है, पृथ्वी जी का भी पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ जिनका। पृथ्वी चलिए आगे। जी सर, थैंक यू सर। हम हमारे वेबिनार के समस्त संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश तथा वेबिनार में उपस्थित सभी आदरणीय अधिवक्ता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। आपको धन्यवाद करते हैं। आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वो आप पर कृपा बनाए रखें और आप हमारे सभी मित्रों का ऐसे ही मार्गदर्शन आगे भी करते रहें सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच सर। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे इनकम टैक्स के वक्ता आदरणीय अजय अग्रवाल जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे अंकित गर्ग जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हमारे आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उनका। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर जी का भी आभार, जो सुंदर से क्वेश्चन हमारे मुख्य वक्ता साहब से पूछते हैं और हमारे आदरणीय मित्रों का ज्ञान अर्जन कराते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के वेबिनार परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जिनकी इस सुंदर सी सोच से आज सारा भारत देश लाभान्वित हो रहा है टैक्सेशन के मामले में। वो सब पर ऐसे सभी इस विषय पर हमेशा चिंतित रहकर हमारे जैसे मुख्य वक्ता जैसे यशोनिधि शुक्ला जी जैसे आदरणीय हीरे को लाकर हमारे ज्ञान अर्जन कराते हैं हमारे मित्रों का। हम सभी मित्रों की ओर से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी मातृशक्ति की ओर से सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट सर। पुनः समापन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुंदर से सेशन को जिन्हों आदरणीय मित्रों ने बहुत ध्यान से सुना और अपना स्थान ग्रहण करते हुए बहुत शांत से अपने ज्ञान अर्जन कराया, इस कड़ी को समापन इसका वेबिनार को सफल बनाया, हम ऐसे सभी आदरणीय मित्र मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार धन्यवाद पेश करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद वेबिनार को सफल बनाने के लिए। इसी समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम सभी आदरणीय मित्रों से गुजारिश करते हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पढ़ना है, आपने ज्ञान अर्जन किया आज। किसी कोई सवाल हो तो सर से तो आप डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। बोथरा जी, अब मेरे से बात करना इस सब्जेक्ट में जो आप पूछ रहे थे ना। बोथरा जी। हर सर नमस्कार। नमस्कार सर। रेडी हूँ।